एपिसोड 161। जब तक विवान ने शून्य तक गिनती की तब तक वहां से आधे से अधिक लोग वास्तव में जा चुके थे। ये स्पष्ट था कि बहुत से लोग किसी के नियंत्रण में आना पसंद नहीं करते थे। वे भाड़े के सैनिक थे। वे अराजक दृश्यों के आदी थे, ऐसे क्षेत्रों में जहां यह मायने नहीं रखता था कि आप कौन हैं, बस ताकत और लाभ का मामला था। और हालांकि ये सच था कि विवान उन्हें लाभ दे रहा था, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि ये लाभ उनके हितों के अनुरूप हैं। और चूंकि विवान उन्हें जाने से नहीं रोक रहा था, वे चले गए। उनके लिए ये दिखावा करना बेकार था कि वे मजबूत हैं, केवल ये समाप्त करने के लिए कि वे जमीन पर पड़े लोगों की तरह हो जाएं। जब विवान ने देखा कि केवल 400 से थोड़ा अधिक लोग बचे हैं, तो उसने सिर हिलाया। यही भाड़े के सैनिकों का व्यवहार था। उसने जमीन पर लुढ़क रहे या मुड़ रहे 8 लोगों की ओर देखा और उन लोगों को चिल्लाया जो पहले ही जा चुके थे। तुम लोग क्यों नहीं अपने साथियों की मदद करते? वे तुम्हारे साथ ही थे। विवान के शब्द सच थे। चूंकि वे जा रहे थे, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा कि विवान वास्तव में उनके अधीनस्थ होने के लायक है। यही कारण था कि 8 लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की, केवल ये समाप्त करने के लिए कि उनके हड्डियां टूट गईं। कई लोग आए और 8 को मजबूती से उठाया। सही है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उन्हें कैसे उठाते हैं, बस ये कि वे उन्हें यहां से बाहर ले जाएं। अंत में 8 लोग और भी अधिक चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें ऐसे कोनों में मोड़ा गया जिससे उन्हें और भी चोट लगी। जब उन्होंने देखा कि वे चले गए हैं, विवान ने बचे हुए 400 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। तुम लोगों ने अपना चुनाव कर लिया है, तो मुझे विश्वास है कि तुम मेरे लिए ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करोगे। हम बस एक सामान्य संबंध रखने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि जो लाभ मैं दे रहा हूं वह तुम्हारे परीक्षण के योग्य नहीं है, तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हो। लेकिन एक बार जब तुम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हो, तो मुझे विश्वास है कि तुम अपने अनुबंध के अंत को पूरा न करने के लिए मुआवजा देने के लिए तैयार रहोगे। अब मैं तुमसे खुलकर बात करूंगा। तुम लोग पूरी तरह से उन अन्य गार्डों से अलग हो जो जीवीएसएल ने अब तक भर्ती किए हैं। तुम लोग अनुभवी हो और पेशेवर कहे जा सकते हो, इसलिए तुम्हें विशेष मिशनों के लिए चुना जा सकता है। हर मिशन के लिए तुम निश्चित रूप से एक ऐसा पुरस्कार प्राप्त करोगे जो तुम्हारे प्रदर्शन के अनुसार होगा, इसके अलावा मासिक वेतन। फिर एक छोटी सी टीम होगी जिसे मैं चुनूंगा। कृपया मुझसे मत पूछो कि मैं किसी को चुनने के लिए क्या देख रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूं। जब वह इस बिंदु पर पहुंचा, विवान ने श्रेयंका की ओर देखा। समझते हुए कि यह पहले से ही समय है, श्रेयंका ने थोड़े से 400 पुरुषों को स्कैन करना शुरू किया। लगभग 30 मिनट बाद उसने चयन करना शुरू किया, और जल्द ही 219 पुरुषों का एक समूह कुछ कदम आगे बढ़ा। विवान ने सोचा कि क्या यह सच है कि यहाँ वास्तव में ज्यादातर समझदार लोग हो सकते हैं या कुछ। आखिरकार 400 में से वह 219 पुरुषों को विशेष टीम में शामिल करने के लिए खोज सकता था। ये तो पहले से ही आधे से अधिक था। ये देखते हुए कि श्रेयंका को वास्तव में विवान के प्रति उनकी वफादारी को देखना था, जब तक कि उसने उन्हें लाभ नहीं दिया, और एक और तथ्य कि उन्हें उनमें से केवल 219 का चयन करना था, शायद उनमें से अधिक हो सकते थे। जब समूह आगे बढ़ा, विवान ने सुझाव दिया कि आयुष को बाकी लोगों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे जो करने के लिए थे वह कर सकें। उसने श्रेयंका को पीछे छोड़ दिया ताकि अगर कोई समूह विद्रोह करने की हिम्मत करे तो वह उन्हें एक अच्छा सबक सिखा सके। दूसरी ओर उसने 219 पुरुषों के समूह को उस भवन की ओर ले जाया जहां कलाइन और समूह लिविंगस्टोन द्वारा प्रशिक्षित हो रहे थे। जब वे वहां पहुंचे तो समूह ने भवन के अंदर के दृश्य को देखकर चौंक गए। वे अंदर की स्थिति के बारे में आपस में फुसफुसाने लगे। ये भी इस समय के दौरान था कि उन्होंने वास्तव में भवन के अंदर मौजूद 21 लोगों को देखा। जब उन्होंने देखा कि वे कितने मजबूत हैं, तो वे निगलने के लिए मजबूर हो गए। ये 20 लोग उनसे कहीं अधिक मजबूत थे। हालांकि यह सच था कि उनमें से 1000 से अधिक थे, ये भी सच था कि उनमें से हर कोई विद्रोह करना नहीं चाहता था। तो अगर मान ले कि 500 ने विद्रोह किया, तो हालांकि वे जीत सकते थे, लेकिन अंत में उनके पास कई लोग टूटे हुए हड्डियों के साथ होते। अब उन्हें समझ में आया कि विवान उनसे काम करने के लिए क्यों नहीं गिड़गिड़ा रहा था। इसके अलावा वह खुद मजबूत था। यहाँ पहले से ही एक समूह के अभिजात वर्ग थे जो पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे। उनकी नजरों को देखकर विवान मुस्कुराया और बोला, तुम्हें आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ये विशेष टीम में शामिल होने के लाभों में से एक है। जब तक तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करते, तुम आश्वस्त रह सकते हो कि भविष्य में और भी लाभ होंगे। 219 पुरुषों की आंखों में तीव्र आकांक्षा की चमक थी। वे सोचने लगे कि क्या उन्हें भी इस तरह मजबूत बनने का मौका मिलेगा। हालांकि विवान ने कहा कि यह एक लाभ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें ये लाभ कब मिलेगा। 219 पुरुषों के समूह के आगमन ने आसानी से उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो प्रशिक्षण ले रहे थे।
उन्होंने पहले सोचा कि यह एक समूह है जो उन्हें पीटने आया है। आखिरकार उनके द्वारा उत्सर्जित खतरनाक आभा केवल उन लोगों की हो सकती है जो लंबे समय तक युद्ध के मैदान पर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने विवान को देखा जो आगे था, तो वे आराम कर गए। लिविंगस्टोन ने उस समूह को छोड़ दिया जो पहले से ही कई चोटों और धक्कों के साथ था, एक ब्रेक लेने के लिए विवान से मिलने गए। जब विवान दूर था, समूह ने बहुत मेहनत की थी और लिविंगस्टोन ने ऊर्जा को निकालने में सफल रहे। उसने अंततः समाधान की विशेषता का उपयोग किया और अपने शरीर को अधिकतम स्तर तक मजबूत किया जो समाधान सहन कर सकता था। जब वह विवान के सामने पहुंचा, तो विवान ने पहले बात की। कैसा चल रहा है? मैं आभारी हूं, बॉस। मैं पूरी तरह से अपने चरम पर वापस आ गया हूं। इसके अलावा मैं अपने चरम स्थिति से कहीं अधिक मजबूत हूं। मुझे लगता है कि मैं अब आसानी से अपने 1 साल पहले के 20 लोगों को संभाल सकता हूं। लिविंगस्टोन ने विवान को एक और गहरी झुकाव देकर धन्यवाद दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें मिलने वाला लाभ है। विवान ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने पीछे के समूह की ओर देखा और कहा, ये विशेष टीम का हिस्सा बनने वाले लोग हैं। वहां 12 स्क्वाड्स होने चाहिए। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो उन्हें व्यवस्थित करने में। तुम इसे मुझ पर छोड़ सकते हो, बॉस। लिविंगस्टोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार किया। एक सैनिक के रूप में उसने वास्तव में स्क्वाड्स को देखा था और वे कैसे काम करते हैं, इसलिए उसके लिए इसे संभालना कोई कठिनाई नहीं थी। भाड़े के सैनिकों ने दूसरी ओर पहले ही देख लिया था कि लिविंगस्टोन में एक सैनिक का व्यवहार था। भाड़े के सैनिकों के रूप में उन्होंने स्पष्ट रूप से पहले सैनिकों के साथ बातचीत की थी। वे विवान की क्षमताओं से प्रभावित हुए। वह वास्तव में एक सैनिक को अपने लिए काम पर रख सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उनके प्रति बिल्कुल भी धैर्यवान नहीं था। तुम लोग कल सुबह यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें जो चाहिए वह लाने वाला हूँ। तब तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। विवान ने भाड़े के सैनिकों से कहा। हाँ बॉस, 219 पुरुषों ने जवाब में चिल्लाया। जब से उन्होंने देखा कि विवान ने वास्तव में एक सैनिक को पाया है और उसके पास पहले से ही कई मजबूत अधीनस्थ हैं, उन्होंने उसके लिए काम करने पर सहमति व्यक्त की। इसलिए उन्होंने उसे बॉस के रूप में संदर्भित किया क्योंकि ये सच था कि उसने उन्हें मौका दिया। इसके अलावा वे उत्साहित थे क्योंकि वे अंततः वह प्राप्त कर सकते थे जो विवान ने अगले दिन वादा किया था। उनके लिए ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी। जब समूह ने प्रशिक्षण मैदान पर धूल उठाते हुए छोड़ दिया, विवान ने लिविंगस्टोन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि इस आदमी के पास ऐसा कुछ है जो वह कहना चाहता है लेकिन वह हिचकिचा रहा है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो बस इसे खुलकर कह दो। तुम्हें हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है, विवान ने कहा। ठीक है, बस ये है कि मेरे कुछ भाई हैं जो लड़ाई के दौरान लगी चोटों के कारण अब युद्ध के मैदान पर वापस नहीं जा सकते। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या बॉस मुझे उन्हें बुलाने की अनुमति देंगे। लिविंगस्टोन ने नर्वस होकर पूछा। विवान ने पहले ही उसे ठीक करने और उसे मजबूत बनाने का मौका देकर मदद की थी। उसने सोचा कि शायद वह बहुत लालची हो रहा है जब वह विवान से अपने भाइयों को वापस लाने के लिए कह रहा था जो उस समय घायल हो गए थे। विवान को उसकी बात सुनकर उत्साह हुआ। वह पहले से ही सोच रहा था कि 219 पुरुषों को कैसे संभाला जाए ताकि वे वास्तव में अनुशासन में रह सकें। अंत में मौका उसके सामने आ गया। जब तक ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई अंक खो दिया है, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा अगर तुम उन लोगों को आमंत्रित कर सकते हो जो घायल नहीं हैं और काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो मैं उन्हें भी स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन एक बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वह यह है कि अगर वे ईमानदार नहीं हैं, तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। विवान ने जोर दिया। मैं समझ गया, बॉस। वे सभी ईमानदार लोग हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उन्हें अस्वीकार किया गया, तो मुझे यकीन है कि वे समझेंगे। लिविंगस्टोन ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, तुम उनसे संपर्क कर सकते हो। जब वे आएंगे तो वे श्रेयंका से मिलेंगे, जो पहले मेरे पीछे थी। वह तय करेगी कि वे रहेंगे या नहीं और अगर हाँ, तो वह उन्हें समाधान देगी, विवान ने कहा। इसके बाद विवान ने लिविंगस्टोन और समूह को उनके प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए छोड़ दिया। वह खुद कुछ करने की योजना बना रहा था। उसने अपना फोन निकाला और जोनाथन को कॉल किया। हाँ, तुम क्या ढूंढ रहे हो? जोनाथन ने पूछा। जब से उसने समाधान लिया और ठीक हुआ, वह विवान के पास से चला गया और अब शहर में घूम रहा था। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम जानते हो कि पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी पैसे कमाने के लिए कहाँ खेलते हैं? विवान ने कहा। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? जोनाथन ने पूछा। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप जानते हैं कि पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी पैसे कमाने के लिए कहाँ खेलते हैं? विवान ने कहा। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? जोनाथन ने पूछा। मुझे अपने मांसपेशियों को थोड़ा खींचना है, विवान ने निसंकोचता से जवाब दिया।
अपने मांसपेशियों को खींचना, तो फिर उन लोगों को ढूंढने का क्या फायदा जो पैसे के लिए खेलते हैं। जोनाथन चुप रह गया। अगर मुझे कोई लाभ नहीं होगा तो मैं खेलने नहीं जा रहा। विवान ने जवाब दिया, क्या खेलने का लाभ सिर्फ अपने मांसपेशियों को खींचना नहीं है? जोनाथन ने फिर से पूछा। यह सही है, लेकिन पैसे उन लोगों से भुगतान के लिए हैं जो मेरी क्षमताओं को देखने आएंगे। मैं अपनी क्षमताओं को बिना किसी लाभ के नहीं दिखाने जा रहा। विवान ने आगे कहा, तुम किस भुगतान की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास पेशेवर खिलाड़ियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमताएं हैं? जोनाथन ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम मुझे आजमाकर देख सकते हो कि क्या यह संभव है। तुम्हें बस उस जगह को ढूंढना है जहां मैं अपनी क्षमताएं दिखा सकूं। लेकिन भुगतान कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ घटिया नहीं, वरना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। विवान ने कहा, हंफ, तुम्हारे पास स्वीकार करने या अस्वीकार करने का क्या अधिकार है? तुम्हें उसी जगह जाना होगा जो मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। मुझे पता है कि तुम उनमें से किसी को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि तुम अभी करतू शहर में नए हो। किसी भी मामले में मैं सबसे अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढूंगा, जोनाथन ने कहा और कॉल खत्म कर दिया। विवान यह नहीं बताने वाला था कि वास्तव में वह उस सिस्टम कार्य को पूरा करने का इरादा रखता था जो उसे 1 सप्ताह पहले दिया गया था। उसके पास कार्य की समय सीमा समाप्त होने से पहले केवल 2 दिन बचे थे। वह कार्य में असफल नहीं होना चाहता था और न ही वह उस दंड का स्वाद लेना चाहता था जो कार्य को पूरा करने में असफल होने के साथ आता था। हालांकि उसे पेशेवर बास्केटबॉल कौशल की इतनी परवाह नहीं थी, फिर भी वह उस कौशल को खोना नहीं चाहता था। किसे पता था कि ये कब काम आएगा, इसलिए वह सुनिश्चित करने जा रहा था कि वह जितने अधिक कौशल इकट्ठा कर सके वह सिस्टम से प्राप्त करे। कार्यों के बारे में वह सुनिश्चित करेगा कि वह उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। यदि यह न होता कि उसे हमला किया गया और सान्या मेहता को हार्श और उसके गुंडों द्वारा अपहरण कर लिया गया, तो विवान ने सुनिश्चित किया होता कि वह कार्य को तब पूरा करे जब वह अभी सोमेश्वर शहर में था। अब इस पर अधिक सोचने का कोई उपयोग नहीं था। उसने होटल लौटने का फैसला किया। 1 महीने की अवधि समाप्त होने में केवल 1 सप्ताह से भी कम समय था। फिर वह $695 मिलियन के लग्जरी विला में रहने के लिए शांति आवास क्षेत्र में जाएगा। रिंग टिल्डर टिल्डर रिंग टिल्डर टिल्डर। उसका फोन बजा। कॉलर को देखकर विवान ने तुरंत रिसीव किया जबकि वह कंपनी के कार्यालय भवन की ओर चल रहा था। नमस्ते सान्या, तुम कैसी हो? विवान ने अभिवादन किया। जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तब तुम मुझे याद करते हो, सान्या ने कहा। जब से वह घर वापस गई थी तब से वे फिर से नहीं मिले थे। उन्होंने पूरे सप्ताह में केवल 3 बार चैट की थी और सान्या उस स्थिति से असंतुष्ट थी। वह ये सोचकर खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी कि विवान उसे कॉल करेगा, लेकिन जब उसने देखा कि वह ऐसा नहीं कर रहा तो उसने खुद कॉल करने का फैसला किया। वह उससे प्यार करती थी और इसलिए उसे डर था कि अब जब वह करतू शहर में है तो वह कई वाक्सिनों द्वारा लुभाया जा सकता है। हालांकि यह सच था कि उसके पास सबसे अच्छा लाभ था। विवान ने उसे कुछ भी पुष्टि नहीं की थी और न ही उसने उसे बताया था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह कम से कम ये बता सकती थी कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता था। विवान को असहजता महसूस हुई। ये सच था कि वह ये महसूस कर सकता था कि उसके लिए कुछ भावनाएं थीं और जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी वह जानता था कि वह उसमें रुचि रखती थी। वह इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वह ऐसी चीज़ों को न देख सके, लेकिन उसने अभी तक उसके लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि नहीं की थी। इसके अलावा अगर यह सच था कि वह उससे प्यार करता था तो उसे उस लिफाफे की पुष्टि करनी थी जो उसकी माँ ने उसे छोड़ा था। इसलिए स्थिति जटिल थी। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, विवान ने कहा। इस बार कोई बहाना नहीं, सान्या ने पूछा। अब वह बस एक पत्नी की तरह व्यवहार कर रही थी जो ये पूछ रही थी कि उसके पति ने पिछले रात घर क्यों नहीं सोया। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और यह सच है कि मेरे पास कोई बहाना नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें मुआवजा दूँ? विवान ने सुझाव दिया। उसी समय वह अपने मन में चिल्ला रहा था, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ठीक है, ये भी अच्छा है। मैं ऑफिस में काम से बोर हो रही थी और मैंने अपनी माँ से पूछा और उसने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी और व्यापार के मामलों को उसके लिए छोड़ दिया। सान्या ने खुशी से सुझाव स्वीकार किया। उसकी सभी असंतोष जो थोड़ी देर पहले थी तुरंत गायब हो गई। चूंकि विवान उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार था तो वह उत्साहित क्यों नहीं होती। और हालांकि वह खुश नहीं थी कि विवान हाल ही में उससे बात नहीं कर रहा था, उसे पता था कि विवान हमेशा फ्री नहीं होता, अन्यथा वह करतू शहर में क्यों आया होगा। उसे कुछ निपटाना था और यही कारण था कि उसने उससे संपर्क करने में विफलता दिखाई। खैर, ये बस उसकी सोच और कल्पनाएं थीं। सच यह था कि विवान अभी भी उसके साथ एक निश्चित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी तक उसके लिए अपनी भावनाओं की पुष्टि नहीं की थी और न ही उसे लिफाफे की सामग्री के बारे में पता था।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि लिफाफे की सामग्री उसे उसके साथ रहने से मना न करे, वह तय कर चुका था कि वह लिफाफा तब खोलेगा जब वह जीवीएसएल निजी टीम की भर्ती के मुद्दे को निपटा लेगा। लेकिन अब उसे उसके साथ समय बिताने में बुरा नहीं लगा। उसके इस विचार का कारण सान्या के प्रति अजीब भावना थी। उसके अलावा, अनिश्चित भावनाओं के अलावा, वह उसके प्रति एक अजीब परिचितता महसूस कर सकता था। ये एक कारण था कि वह उस समय सोमेश्वर शहर में बैनिक्वेट के दौरान गुस्सा हो गया था। वास्तव में उसे किसी भी आदमी को उसके करीब जाने से रोकने की इच्छा थी। ये एक बहुत अजीब बात थी जिसे उसने अब तक समझ नहीं पाया था। मैं आज या कल एक खेल खेलने जा रहा हूँ। यह अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तुम मेरे साथ चलने के बारे में क्या सोचती हो? उसके बाद हम जहाँ चाहोगी वहाँ जा सकते हैं। आखिरकार ये तुम्हारा घर है। विवान ने पूछा। मैं वहाँ रहूंगी। जब तुम इसे पुष्टि करोगे तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर ये पुष्टि नहीं होती है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो जैसे मैं तुम्हें चारों ओर ले जाती हूँ। सान्या ने उत्साह से जवाब दिया। ठीक है, तुम मुझे कार्डिनल सुप्रीम होटल में ढूंढ सकती हो। वहां पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? या अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। विवान ने फिर से पूछा। तुम्हें मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मैं वहां लगभग 40 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मैं काफी दूर हूँ, सान्या ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, विवान ने जवाब दिया और कॉल खत्म कर दिया। इस समय वह पहले ही कार्यालय भवन के सामने पहुंच चुका था। वह अंदर गया और सीधे ट्रेसी के कार्यालय की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने पाया कि वह अपने कंप्यूटर पर व्यस्त थी। लेकिन जब उसने देखा कि वह अंदर आया है, तो उसने जो कर रही थी उसे एक तरफ रख दिया और उसके निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगी। मेरे द्वारा चयनित 219 का एक समूह है। वे कल यहाँ आ रहे हैं ताकि वे निजी टीम में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण शुरू कर सकें। मुझे उम्मीद है कि तुम उनकी भर्ती संभाल सकोगी, विवान ने कहा। हाँ बॉस। उनके अनुबंध के बारे में क्या? ट्रेसी ने सिर हिलाते हुए पूछा। बस उन्हें वही अनुबंध ऑफर करो जो क्लेन और अन्य लोगों को दिया गया है। हालांकि वे भाड़े के सैनिक हैं, वे क्लेन और उसके समूह के समान प्रकार के कर्तव्यों को करने जा रहे हैं। इसलिए उन्हें कुछ विशेष ऑफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विवान ने कहा। ट्रेसी ने सहमति में सिर हिलाया। इस पर सहमत होने के बाद विवान अभी जाने ही वाला था जब अचानक उसे कुछ याद आया। ट्रेसी, धीरेन्द्र रॉय अपने कुछ साथियों को कल या शायद सप्ताह के दौरान लाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें प्रशिक्षकों के रूप में पद देने में मदद करोगी जब तक कि श्रेयंका उन्हें मंजूरी न दे, विवान ने कहा। बिल्कुल, ट्रेसी ने सहमति दी और विवान के जाने के बाद उसे देखा। वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये सच है कि विवान वास्तव में बॉस है। आखिरकार उसने केवल तब किसी को उसके लिए काम करने की पेशकश की जब श्रेयंका ने सहमति दी। क्या श्रेयंका बॉस हो सकती है और वह सिर्फ एक अधीनस्थ के रूप में दिख रही है? ट्रेसी ने सोचा। आखिरकार यहाँ तक कि उसे भी तब तक रहने की अनुमति दी गई जब तक श्रेयंका ने अपनी सहमति नहीं दी। एक और उदाहरण होगा धीरेन्द्र रॉय। केवल तभी विवान ने धीरेन्द्र को टीम में शामिल होने और ठीक होने का मौका दिया जब श्रेयंका ने अपनी सहमति दी। जैसे ही उसके विचार गहरे होते गए, वह ये सोचकर खुद को रोक नहीं पाई कि सच्चाई क्या है। लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और इस मामले को भूल जाने का फैसला किया। जब तक वह यहाँ काम कर रही थी, उसे उन चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी जो उसे प्रभावित नहीं करती थीं। अगर विवान वास्तव में जानता कि वह क्या सोच रही है, तो वह वास्तव में सिस्टम के पास जाकर शिकायत करता। आखिरकार यह उसकी गलती नहीं थी कि उसे कौशल चुनने का विकल्प नहीं दिया गया। उसे केवल यादृच्छिक रूप से कौशल की पेशकश की गई थी। अन्यथा वह सुनिश्चित करता कि वह अत्यधिक शक्तिशाली हो। वह उन सभी कौशलों को प्राप्त कर लेता जो उसे लगता कि उसके लिए उपयोगी होंगे। अलिप्सस डॉट कंपनी छोड़ने के बाद विवान होटल वापस गया ताकि सान्या का इंतजार कर सके। साथ ही उसने अपने फ़ोन पर जोनाथन से पूछा कि क्या यह संभव है कि वह किसी खेल का अवसर प्राप्त कर सके। वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने उसे ये भी बताया कि वह नहीं चाहता कि उसे एक ऐसा खेल मिले जिसमें उसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने में कई दिन लगे, इससे पहले कि वह अंततः पैसे जीत सके। वह एक खिलाड़ी के खिलाफ एक एक करके भी खेल सकता था जब तक कि वह पैसे कमा सके। इस सब के बाद विवान को केवल लगभग 10 मिनट का इंतजार करना पड़ा जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे को खोलने की आवश्यकता नहीं थी। विवान जानता था कि यह सान्या थी क्योंकि वह जिस समय की बात कर रही थी वह लगभग समाप्त हो चुका था। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। विवान ने देखा कि सान्या दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने तैयार होने में समय लिया है क्योंकि विवान देख सकता था कि वह सामान्य आधिकारिक कपड़े नहीं पहन रही थी। उसने एक गुलाबी ड्रेस पहन रखी थी जो उसके घुटनों के थोड़ा नीचे तक पहुंच रही थी, जिससे उसके आकर्षक पैरों का प्रदर्शन हो रहा था।
उसके कंधे पर एक छोटा सफ़ेद हैंडबैग था जिसमें एक लंबा हैंडल था, जिससे हैंडबैग का शरीर उसके कूल्हों के थोड़ा नीचे तक पहुंच रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक पतली परत मेकअप लगाया था, जिससे उसके चेरी जैसे होंठ और भी उभर कर सामने आ रहे थे। विवान भूल गया था कि वह वास्तव में एक व्यक्ति को देख रहा है, न कि एक मैनेक्विन। वह ये भी भूल गया कि उसे उसका स्वागत करना चाहिए या बाहर निकलकर उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि वह पूरी तरह से सान्या की खूबसूरती में खो गया था जो उसके कपड़ों के द्वारा प्रदर्शित हो रही थी। क्या तुम अब तक घूरना खत्म नहीं कर पाई? सान्या ने पूछा, विवान को उसके ख्वाब से जगाते हुए। हालांकि वह एक खट्टा चेहरा बना रही थी, लेकिन वह वास्तव में खुश थी कि विवान उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ था। मैं अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या मैं थोड़ी देर और तुम्हारी खूबसूरती को देख सकता हूँ? विवान ने सिर हिलाया। हालांकि वह वास्तव में वर्तमान में वापस आ गया था, वह अभी भी इस अद्भुत कलाकृति को देखना चाहता था। सान्या ने विवान के शब्दों को सुनकर शर्माई। उसने उसे देखा और उसकी नीली आंखों से मिली जो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। हालांकि यह सच था कि उसे विवान द्वारा सराहे जाने में आनंद आता था, वह फिर भी उसकी गहन नज़रों के नीचे शर्मिंदा थी। हंफ, हम लेट होने वाले हैं, इसलिए हमें बेहतर है कि हम निकलें। अगर सिर्फ देखना है तो तुम देख सकते हो, क्योंकि हम पूरे दिन साथ बिताने वाले हैं, है ना? सान्या ने नाखुशी का दिखावा करते हुए कहा। उसे इस तरह देखकर विवान बस मुस्कुराया और कहा, तुमने खुद कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम यह नहीं कहोगी कि मैं तुम्हें बहुत भूल रहा हूँ। आखिरकार तुमने मुझे अनुमति दी है। सान्या ने मुड़कर कहा, यह नहीं है कि तुमने पहले कभी अनुमति मांगी हो। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अगर विवान की तेज सुनने की क्षमता नहीं होती तो वह उसे सुन नहीं पाता। चलो चलते हैं, हम घूमने निकलेंगे जब तक तुम ये पुष्टि नहीं कर देती कि तुम्हारा खेल होने वाला है, विवान ने कहा। इससे पहले कि विवान कुछ कह पाता, सान्या ने आगे कहा। हालांकि उसने शांत रहने की कोशिश की, उसका दिल पहले से ही बेताब हो रहा था, जैसे कि अगले ही पल वह उसके सीने से बाहर कूदने वाला हो। वह सोच रही थी कि क्या ये सच है कि विवान पूरे दिन उसे घूरने वाला है। हालांकि वह ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि वह मजाक कर रहा है, उसे पता था कि विवान हमेशा उसके साथ ईमानदार रहा है। इसलिए वह इस बात को लेकर नर्वस थी कि वह उसे सड़कों पर और एक बड़े समूह के सामने कैसे देखेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। विवान ने सान्या का पीछा किया और वे होटल से बाहर निकल गए। विवान ने लैम्बोर्गिनी चलाने की इच्छा जताई, लेकिन सान्या ने मना कर दिया। ये पता चला कि उसने पहले ही अपनी कार सोमेश्वर शहर से करतू में स्थानांतरित कर दी थी। मैं आज तुम्हें चलाने वाली हूँ, सान्या ने कहा। सवारी मिलने पर विवान ने मना नहीं किया। वह इस मौके का उपयोग अपनी आंखों को भरपूर देखने के लिए कर सकता था। सान्या ने देखा कि विवान ने उसे नहीं रोका, तो वह खुश हुई। यह उसका उस पर विश्वास करने का संकेत था, है ना? आखिरकार विवान ने यह भी नहीं पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रही है और बस उसकी कार में बैठ गया। सान्या ने कार में बैठते ही मुस्कुराए और होटल के पार्किंग क्षेत्र से बाहर निकलने लगी। सड़क पर विवान की आंखें अभी भी सान्या पर टिकी थीं। इससे सान्या शर्माई, और जैसे जैसे समय बीतता गया वह और भी ज्यादा शर्माई। वह विवान को देखकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, क्या तुम सच में पूरे दिन मुझे ऐसे ही देखोगे? हाँ, विवान ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। ये देखकर कि वह गंभीर था, सान्या केवल ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकती थी, ये पूरी तरह से भूलने की कोशिश करते हुए कि विवान उसे देख रहा है। जब विवान ने उसकी साइड प्रोफाइल को देखा तो उसे यह मानना पड़ा कि सान्या एक उच्च श्रेणी की खूबसूरती है। हालांकि उसके चेहरे पर मेकअप की परत केवल छोटी थी, इसने वास्तव में उसके मूल रूप से खूबसूरत चेहरे को और भी आकर्षक बना दिया था। लेकिन विवान सोच रहा था कि उसे तैयार होने में कितना समय लगा होगा। वह निश्चित था कि एक लड़की के रूप में सान्या को दर्पण के सामने एक अच्छा समय बिताना पड़ा होगा। मेकअप का प्रकार चुनना, वह कौन सी ड्रेस पहनेगी, उसके बालों की स्टाइल और इसी तरह। लेकिन उसने वास्तव में कहा था कि वह 40 मिनट के भीतर होटल में होगी। इसलिए वह सोच रहा था कि क्या उसने वास्तव में आने से पहले बदल लिया था या वह उसे कॉल करने से पहले ही तैयार थी। विवान को यह नहीं पता था कि उसके विचार सच से थोड़ी दूरी पर थे। सान्या ने तैयार होने में काफी समय बिताया था। उसने वास्तव में तय किया था कि वह इस दिन विवान से मिलेगी। उसने अपनी माँ से पूछा था ताकि वह इस दिन फ्री हो सके। और हालांकि उसे पिछले दिन अनुमति मिल गई थी, सुबह से वह इस बात को लेकर काफी नर्वस थी कि वह विवान के साथ अपना दिन कैसे बिताएगी। वह सोच रही थी कि क्या उनके समय के दौरान कुछ अद्भुत होगा। लेकिन फिर भी फेट की मदद से, जो पहले ही सोमेश्वर शहर से लौट चुकी थी, वह अच्छी तरह से तैयार हो सकी। वह लंबे समय तक सोचती रही जब तक कि उसने अंततः इस दिन विवान के साथ रहने का मन नहीं बना लिया। वह अपनी पूरी कोशिश करेगी कि विवान को दिखा सके कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है।
फिर वह उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार करेगी। बेशक वह उसे खुलकर यह नहीं बताएगी कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है। यहाँ तक कि अगर वह व्यस्त था तो वह बस उसके साथ रहेगी। दूसरी ओर अगर वह फ्री था तो वह उसे बाहर ले जाएगी। तो यही उसने किया। उसने ये पता लगाने में सफल रही कि वह वास्तव में फ्री था। इसलिए उसने तय किया कि उसे उसके साथ रहना चाहिए। विवान लगातार घूरता रहा और उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वे वास्तव में एक मॉल के सामने पहुंच गए हैं। ये प्राइड मॉल था जिसकी शाखा सोमेश्वर शहर में भी थी। विवान और सान्या एक साथ उतरे। उसे यकीन नहीं था कि सान्या उसे यहाँ क्यों लाई है, लेकिन वह चाहता था कि वह बिना पूछे ही उसे बताए। वह उसका पीछा करते हुए मॉल में प्रवेश कर गए। उनके लुक्स के कारण कई लोगों का ध्यान उनकी ओर गया, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। और थोड़ी देर बाद वे एक कपड़ों की दुकान के सामने पहुंच गए। विवान की भौहें चढ़ गई क्योंकि वह सोच रहा था कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर यह एक महिला की दुकान होती तो वह कह सकता था कि वे वास्तव में सान्या के लिए खरीदारी करने आए हैं, लेकिन ये पुरुषों के लिए थी। क्या ये संभव है कि वह अपने पिता के लिए कपड़े खरीदने आई है? शायद उसका जन्मदिन जल्द ही होगा। जैसे ही विवान कल्पना करता रहा, दोनों दुकान में प्रवेश कर गए। उनके लुक्स ने तुरंत दुकान में मौजूद सेल्सवुमन का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि विवान ने साधारण कपड़े पहन रखे थे, कपड़ों के साथ काम करने वाले लोग तुरंत बता सकते थे कि जो कपड़े उसने पहने थे वे कैश्मीर से बने थे। दूसरी ओर सान्या अच्छी तरह से तैयार थी। उसका बैग गुची ब्रांड का था। इससे उन्हें ये पता चल गया कि वे दोनों निश्चित रूप से अमीर लोग हैं। इसलिए वे तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था कि सान्या इस तरह के दृश्य की आदी हो चुकी थी क्योंकि उसने बस समूह में से एक युवा महिला को चुना। फिर वह एक शेल्फ के पास गई और कपड़े चुनने लगी। विवान ने दूसरी ओर उसे इंतजार करने का फैसला किया। वह यहाँ कपड़े खरीदने नहीं आया था, इसलिए उसने उसे गंभीरता से कपड़े चुनते हुए देखा। लगभग 2 मिनट बाद वह उसके पास वापस आई और एक सफ़ेद शर्ट पकड़े हुए थी। विवान की भौहें फिर से चढ़ गईं जब उसने ये दृश्य देखा। उसने सोचा कि वह उसके पास क्यों आ रही है बजाय इसके कि वह सेल्सवुमन के पास जाए ताकि वह उसे पैक कर सके। विवान, तुम इस शर्ट को क्यों नहीं पहनकर देखते? सान्या ने पूछा। क्या? विवान स्टन्ड हो गया। वह क्यों कपड़े पहनने वाला था? क्या ये संभव है कि वह उसके लिए शर्ट खरीद रही है? आकार को देखकर उसने महसूस किया कि शर्ट उसके अपने शरीर के आकार के अनुसार लग रही थी। अपने कंधे उचकाते हुए विवान ने शर्ट ली और उसे पहनने के लिए आगे बढ़ा। और विवान ने उस पल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया जब उसने शर्ट पहनी। यह उसके अपने आकार की थी। उसने सोचा कि क्या सान्या ने वास्तव में उसके सोते समय उसके माप लिए थे? अन्यथा वह वास्तव में उसके सही आकार को कैसे जान सकती थी? उस बात को भूलते हुए विवान ने बदलने के कमरे से बाहर निकाला। उसके शरीर पर शर्ट ने उसे एक अलग वाइब दिया। हालांकि यह अभी भी साधारण दिख रही थी, इसने उस पर एक नबावियत का संकेत दिया। यहाँ तक कि अन्य सेल्सवुमन और दुकान में अपने पार्टनर्स के साथ आई लड़कियां भी उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाईं। शर्ट ने उसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से उभारा। यह न तो ढीली थी और न ही तंग। ये बस इतनी अच्छी थी कि उसके हाथ और छाती की मांसपेशियों को प्रदर्शित कर सके। सान्या ने चमकती आंखों से विवान को देखा। हालांकि वह अपने सामान्य कपड़ों में भी हैंडसम था, वह वास्तव में शर्ट में और भी हैंडसम लग रहा था। विवान, तुम्हें हर दिन इस तरह पहनना चाहिए, सान्या ने सुझाव दिया जब उसने विवान को नापा। सच में? विवान ने पूछा। वह इस पर संदेह में था। हालांकि यह सच था कि उसके पास कई शर्ट थीं, लेकिन उसे वास्तव में लंबे स्लीव वाले कपड़े पसंद नहीं थे। वह केवल कभी कभी उन्हें पहनता था, लेकिन यह दुर्लभ था। बिल्कुल, सान्या ने सिर हिलाया और फिर उसने उसे एक और शर्ट दी। उसने ये शर्ट तब चुनी थी जब वह अभी भी बदल रहा था। विवान ने शर्ट ली और उसे भी पहन लिया। हालांकि यह भी एक लंबे स्लीव वाली शर्ट थी, इसका डिज़ाइन पिछले वाले से पूरी तरह अलग था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसने पिछले वाले के समान ही वाइब को बाहर लाने में सफलता पाई। सान्या ने कुछ और शर्ट चुनने के बाद अंततः भुगतान पूरा किया। हालांकि विवान ने भुगतान करने की इच्छा जताई, लेकिन वह ये कहकर अड़ी रही कि उसे चीजें उसे सौंपने की जरूरत है। जब पुरुषों ने सान्या को विवान के लिए कपड़े खरीदते देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए। आखिरकार जबकि विवान एक लड़की से कपड़े प्राप्त कर रहा था, वे दूसरी ओर अपने बटुए को सुखा रहे थे। कुछ $1000 के कपड़ों की बात छोड़ो, यहाँ तक कि $50 का कुछ भी उनके लिए नहीं आता। वे केवल लेना जानते थे और देना नहीं। जब महिलाओं ने अपने पार्टनर्स के चेहरे पर सान्या को देखते हुए देखा तो उन्होंने बस नाखुशी से सान्या को घूरा। विवान और सान्या अभी दुकान से बाहर निकले ही थे कि उसके फोन की घंटी बजी। ये जोनाथन था। विवान, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम बास्केटबॉल में अच्छे हो? जोनाथन ने पूछा।
अगर मैं कहूं कि मैं दूसरे नंबर पर हूं, तो पहले नंबर पर कोई नहीं होना चाहिए। विवान ने गंभीरता से कहा। हंफ, क्या नासमझी है? जोनाथन ने हंसते हुए कहा और फिर जारी रखा। मेरे पास एक डील है जिसमें तुम पैसे जीत सकते हो, एक अच्छा खासा। तुम्हें बस एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी के खिलाफ बास्केटबॉल खेल जीतना है। हंफ, क्या नासमझी है? जोनाथन ने हंसते हुए कहा और फिर जारी रखा। मेरे पास एक डील है जिसमें तुम पैसे जीत सकते हो, एक अच्छा खासा। तुम्हें बस एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी के खिलाफ बास्केटबॉल खेल जीतना है। एक एक पर विवान ने पुष्टि करने के लिए पूछा। वह पूरा खेल खेलने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब तक वह पेशेवर को हरा देता और पैसे कमाता, तब तक वह सिस्टम कार्य पूरा कर लेगा। चलो विवान, एक एक मैच कैसे दिलचस्प हो सकता है? ये एक पूरा खेल होगा। हालांकि तुम वहां एक टीम में रहोगे। बेशक तुम शुरुआत करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे कौशल के बारे में पूछा। जोनाथन ने कहा, लेकिन इससे बहुत समय लगेगा। विवान ने शिकायत की। वह कुछ ऐसा खेलने के लिए पूरा घंटा बर्बाद नहीं करना चाहता था जिसमें उसकी रुचि नहीं थी। ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खेलने के लिए सहमत हो या नहीं। अगर तुम खेलने नहीं जा रहे हो, तो मैं किसी और को तुम्हारी जगह ढूंढ लूंगा। जोनाथन ने कहा। उसकी आवाज में कोई सहानुभूति नहीं थी। विवान केवल सिर हिलाकर रह गया। चूंकि केवल 2 दिन बचे थे, विवान उस मौके को छोड़ने वाला नहीं था जो उसके सामने आया था। चूंकि यह इस समय उपलब्ध एकमात्र खेल था, उसे इसे लेना ही था। हालांकि यह अब पेशेवर के खिलाफ एक नहीं होने वाला था, फिर भी ये पेशेवरों के खिलाफ एक मैच था। भले ही उसे पूरी टीम को संभालना पड़े, जब तक वह जीतता है तब तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, मुझे वहां कब पहुंचना है? विवान ने सहमति जताते हुए पूछा। बस सुनिश्चित करो कि तुम गुंजा अरेना में 3 बजे से पहले पहुंच जाओ। जोनाथन ने जवाब दिया और कॉल खत्म कर दिया। मॉल छोड़ने के बाद विवान और सान्या एक रेस्तरां में गए। वहां उन्होंने अपना लंच किया और एक बार फिर सान्या ने जोर देकर कहा कि वह ही बिल चुकाएगी। चूंकि मैं तुम्हें बाहर ले जा रही हूं, मैं बिल का ध्यान रखूंगी, सान्या ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर विवान ने अपनी पहचान पर संदेह करना शुरू कर दिया। क्या सान्या उसे लड़की की तरह देखती थी? आखिरकार ये एक ऐसा वाक्य था जो एक आदमी को एक लड़की से कहना चाहिए, है ना? अपने विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए विवान ने सान्या का पीछा किया। उसने पहले ही उसे उस स्थान और समय के बारे में सूचित कर दिया था जहां उसे पहुंचना था, इसलिए उन्हें देर होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय अभी 1:30 बजे थे। खेल के समय से पहले अभी भी 1.5 घंटा था, इसलिए दोनों ने चारों ओर घूमने का फैसला किया। सान्या ने सुनिश्चित किया कि वह उसे उन जगहों पर ले जाए जहां वह नहीं जानता था, भले ही वह लगभग 1 सप्ताह से शहर में घूम रहा था। उन्होंने कुछ साधारण चीजें की, जैसे कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खरीदना, कैंडी लेना और सड़क के स्टॉल पर खेल खेलना। लेकिन निश्चित रूप से स्टॉल पर खेल खत्म होने के बाद विवान को स्टॉल के मालिकों द्वारा भगा दिया गया, जो पहले से ही अपने नुकसान के कारण रो रहे थे। सान्या ने पहले ही कार को किनारे पर पार्क कर दिया था और वे बस पैदल घूम रहे थे। 1 घंटे से अधिक समय तक मजे करने के बाद दोनों ने सोचा कि अब खेल के स्थान पर जाने का समय आ गया है। इसलिए वे वापस उस जगह गए जहां कार पार्क की गई थी। फिर सान्या ने खेल के स्थान की ओर ड्राइव करना शुरू किया। अलिप्सस डॉट गुंजा अरेना करतू शहर में मौजूद कई बास्केटबॉल अरेनाओं में से एक। अरेना में 15,700 प्रशंसकों के बैठने की क्षमता थी। हालांकि यह सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन कम से कम इसे मध्य स्तर की बास्केटबॉल टीमों के बीच अच्छा माना जाता था। हालांकि स्टेडियम में इतनी बड़ी क्षमता थी, ये लगभग खाली था। जो सीटें भरी हुई थीं, वे सामने की थीं। और कुल मिलाकर यहाँ केवल लगभग 300 लोग थे जो यहाँ होने वाले खेल को देखने आए थे। इसके अलावा यहाँ के लोगों का स्वभाव सामान्य बास्केटबॉल प्रशंसकों से अलग था। ये लोग बड़े लोगों की तरह दिख रहे थे और सभी ने ब्रांडेड कपड़े पहन रखे थे। चाहे महिलाएं हों या पुरुष, सभी उत्साहित दिख रहे थे। आखिरकार यह कोई साधारण बास्केटबॉल खेल नहीं था, बल्कि उद्योग में 2 विरोधी गुटों के बीच एक प्रतियोगिता थी। इस समय लॉकर रूम के अंदर 15 लोगों का एक समूह गर्मागर्म चर्चा में लगा हुआ था। इन सभी लोगों के चेहरे पर एक ही बात सामान्य थी, वे सभी गुस्से में और साथ ही निराश थे। ये बास्केटबॉल टीम के खिलाड़ी थे जिन्हें रूस्टर्स कहा जाता था। वे वर्तमान में इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक और व्यक्ति उनके स्थान पर खेलने वाला था। मुझे नहीं पता कि कोच ने क्या सोचा कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को लाने का फैसला किया जिसे हम जानते भी नहीं। सही कहा, मैं पिछले 5 साल से NBA खेल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी जैक नाम के किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना। ये पूरी तरह से बेतुका है। शायद वह विदेश से है। क्या विदेश?
क्या तुम सोचते हो कि वे यहाँ एक मध्य स्तर की बास्केटबॉल टीम के साथ खेलने के लिए एक विदेशी खिलाड़ी को लाना चाहेंगे? और समय देखो, ये पहले से ही 3 बजे से 10 मिनट पहले है, लेकिन वह आदमी अभी तक नहीं आया। ये किस तरह का व्यवहार है? मैं सुझाव देता हूं कि हम सभी एकजुट होकर कोच से कहें कि हम इस मामले पर सहमत नहीं हैं। सही कहा। तभी कदमों की आवाज आई, और थोड़ी देर बाद एक काले बालों वाला आदमी जो कई बूढ़े धब्बों के साथ था, अंदर आया। उसने काले ट्रैक सूट पहन रखे थे और उसके गले में एक सीटी लटक रही थी। उस आदमी को देखकर खिलाड़ियों ने खड़े होकर एक साथ कहा, कोच, हम बस बैठ जाओ। आदमी ने सिर हिलाया और उन्हें हाथ लहराया। फिर जब उसने अपने सामने खिलाड़ियों को देखा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई गायब था। क्या वह व्यक्ति जो मैंने तुम्हें बताया था अभी तक नहीं आया? उसने भरीकुटी चिढ़ाते हुए पूछा। उन्हें 3 बजे तक कोर्ट पर होना था, इसलिए उन्हें अब वहां जाने के लिए तैयार होना चाहिए था। लेकिन विवान अभी तक नहीं आया। सही है कोच, बस देखो ये किस तरह का खिलाड़ी है। हाँ, खेल का समय लगभग आ गया है, फिर भी वह नहीं आया। जब तक वह बदलने जाएगा ये कितना समय लगेगा? कोच, तुम जानते हो कि हमने कभी उसके साथ नहीं खेला। इतनी महत्वपूर्ण खेल के लिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम खुद खेलें बजाय इसके कि हमारे साथ एक अपरिचित व्यक्ति हो। वह सही है, हम उसकी चालों से परिचित नहीं हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि हमारी समन्वय अच्छी नहीं होगी। जब उसने शिकायतें सुनी तो कोच केवल निराश सा कर सका। वह वही था जिसने टीम को विकसित किया था जब यह एक बहुत ही निम्न स्तर की टीम थी। यह उसके समर्थन से मध्य स्तर तक बढ़ी थी, लेकिन केवल एक समस्या थी, वह इस स्तर पर टीम का समर्थन करने के लिए वित्तीय रूप से स्थिर नहीं था। कोई और विकल्प न होने के कारण उसने समर्थन मांगने का फैसला किया। उसने किसी को पाया जो एक टीम की तलाश में था जो उसके लिए खेल सके, क्योंकि वे उसके प्रतिस्पर्धी के खिलाफ एक भूखंड के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जो विकास के लिए उपलब्ध था। चूंकि दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सके, उन्होंने तय किया कि वे परिणामों के अनुसार ये तय करेंगे कि भूखंड किसे मिलेगा। दोनों पक्षों ने 2 मध्य स्तर की टीमों को लेने पर सहमति जताई। तो जब उस व्यक्ति को पता चला कि उन्हें वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है तो उसने उन्हें लेने पर सहमति दी। जब तक वे मैच जीतते वे उसका समर्थन प्राप्त करेंगे। उनकी लीग में प्रदर्शन खराब नहीं था, इसलिए उन्होंने सहमति दी। लेकिन उनके विरोधी बस उनके कट्टर दुश्मन थे। वे लंबे समय से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन दोनों पक्षों के लिए जीत और हार की संख्या समान थी। इसका मतलब था कि आज का मैच ये तय करेगा कि कौन आगे बढ़ेगा। वे हारने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए खिलाड़ियों ने मैच के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। लेकिन आज कोच आया और उन्हें बताया कि एक बदलाव हो रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, और इस खिलाड़ी को मैच में भाग लेना होगा। जब खिलाड़ियों ने इसके बारे में सुना तो वे क्रोधित हो गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके विरोधी की ओर से कौन खेलने वाला है। उन्होंने सोचा कि वे बेहतर खेलेंगे क्योंकि वे इतने लंबे समय से एक साथ अभ्यास कर रहे थे और उनके बीच समन्वय बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि कोच भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि यह उस व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया था जिसने उन्हें मौका दिया था, उसके पास मना करने का कोई तरीका नहीं था। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोच ने कहा। तभी कोई लॉकर रूम में आया। वह और कोई नहीं बल्कि जोनाथन था। उसने चारों ओर देखा और भरीकुटी चिढ़ाए। जैक कहाँ है? उसने कोच से पूछा। वह अभी तक नहीं आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मैच शुरू होने से पहले कुछ वार्म अप कर सकेगा। 10 मिनट से कम समय बचा है, कोच ने कहा। जोनाथन की भरीकुटी और गहरी हो गई। उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। हे विवान, तुम लेट हो। तुम कहाँ हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए? क्या तुमने मुझे कहा था कि मुझे 3 बजे वहाँ होना है? अभी भी लगभग 10 मिनट बाकी हैं। मैं कैसे लेट हो सकता हूँ? विवान की आवाज आई। जोनाथन का चेहरा काला हो गया। मैंने तुम्हें बताया था कि मैच उसी समय शुरू होने वाला है। इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए और 3 बजे खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। तो तुम अब कहाँ हो? जोनाथन ने पूछा। सान्या, हम गुंजा अरेना से कितनी दूर हैं? जोनाथन ने विवान को सुना। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक साथ थे। ये सोचकर उसने कुछ समझा। विवान लेट था क्योंकि वह सान्या के साथ समय बिता रहा था। क्या यह आदमी मैच के प्रति इतना गंभीर नहीं था? मैंने एक ऐसा पाया जो परफेक्ट है और फिर भी वह वहाँ मस्ती कर रहा है। अब मैं सोचकर ही गुस्सा हो रहा हूँ कि जब मैं उसके लिए एक अवसर की तलाश में था, वह वास्तव में मजे कर रहा था। हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें 3 बजे वहाँ होना चाहिए? हम 2 मिनट पहले पहुँचेंगे। सान्या की आवाज़ अगली थी।
जोनाथन ने सानिया की गंभीर आवाज सुनकर लगभग थोड़ा खून उगल दिया। वे अभी भी 3 बजे पहुंचने की सोच रहे थे। यही वह समय था जब मैच शुरू होने वाला था। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें जल्दी आना चाहिए और 3 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। जोनाथन चिल्लाया। तुम मुझ पर क्यों आरोप लगा रहे हो? तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए था कि खेल में इतना समय लगेगा। तुमने मुझे क्यों कहा कि मुझे 3 बजे वहां होना चाहिए? तुम्हें 2 बजे वहां होना चाहिए था। विवान ने शिकायत की और कॉल खत्म कर दिया। अगर वह कर सकता तो जोनाथन विवान को पीटने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। आखिरकार वह विवान जितना मजबूत नहीं था। जहां तक उसकी वित्तीय क्षमताओं का सवाल था, वह इस बारे में निश्चित नहीं था। आखिरकार विवान ने तो उस मिल्मी 26M हेलीकॉप्टर को भी हासिल कर लिया था जिसे केवल तब प्राप्त किया जा सकता था जब किसी के पास एक निश्चित मात्रा में प्रभाव हो। सिर हिलाते हुए जोनाथन ने कोच की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले क्वार्टर में उसके बिना खेलना होगा। वह जल्द ही यहां होगा। कोच ने जोनाथन की कॉल सुनते हुए सुना। हालांकि यह सच था कि वह विवान के शब्द नहीं सुन सका, लेकिन यह भी सच था कि वह जोनाथन के चेहरे और प्रतिक्रियाओं से आसानी से समझ सकता था कि दूसरी पार्टी क्या संकेत दे रही थी। हालांकि ये कहा जा सकता था कि वह विवान के लेट होने से निराश था, यह भी सच था कि वह इस बात से खुश था कि वे पहले क्वार्टर में खुद खेलेंगे। हालांकि पहले क्वार्टर में केवल 12 मिनट होते हैं, यह उसके लड़कों के लिए अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए पर्याप्त था। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते तो शायद जोनाथन उन्हें खुद खेलने की अनुमति दे देगा। ठीक है, कोच ने जवाब दिया और खिलाड़ियों की ओर मुड़कर कहा, तुमने सुना। हमेशा की तरह पहले 5 खिलाड़ी मैच शुरू करेंगे। दूसरे क्वार्टर के लिए एक प्रतिस्थापन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले क्वार्टर में खेलने वाले लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। हाँ कोच, खिलाड़ियों ने उत्साह से जवाब दिया। वे इतने उत्साहित थे कि वे वास्तव में विवान के बिना मैच शुरू करने जा रहे थे। हालांकि केवल 5 ही खेलेंगे जब तक विवान नहीं पहुंचता, वे इस बात में आत्मविश्वास रखते थे कि ये 5 अच्छे प्रदर्शन कर सकेंगे। जब वे कोर्ट पर पहुंचे तो ये खिलाड़ी अपने विरोधी की ओर देखकर चौंक गए। यह इसलिए नहीं था कि विरोधी ने खिलाड़ियों को बदला था या कुछ और। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वहां कोई था जिसे उन्होंने यहां मिलने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ये डेमियन नहीं है? सही कहा, वह शीर्ष टीमों में से एक से है। वह यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि यह स्पष्ट है। वह जर्सी पहने हुए है, तो वह यहाँ खेलने के लिए आया है। हिस, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वे वास्तव में अपनी टीम में डेमियन को शामिल करने जा रहे हैं। ये कैसे स्वीकार्य है? शायद इसी वजह से उन्होंने इस जैक नाम के आदमी को बुलाया। और जबकि दूसरी तरफ पहले से ही एक शीर्ष खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार है, दूसरी ओर हमारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो अभी तक आया ही नहीं। ये खेल कठिन होने वाला है। खैर, हमें खेल में और मेहनत करनी होगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सहमत। विरोधी टीम का समूह उनकी ओर बढ़ा। वे डेमियन के पीछे चल रहे थे और उनके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। डेमियन ने रूस्टर्स के खिलाड़ियों को देखा। समूह में एक भी परिचित चेहरा न देखकर डेमियन ने भरीकुटी चिढ़ाई और पूछा, तुम्हारी टीम में जो आदमी शामिल हुआ है वह कहाँ है? वह अभी तक नहीं आया। एक खिलाड़ी जिसने नंबर 20 की जर्सी पहन रखी थी ने जवाब दिया। डेमियन इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। आखिरकार खेल शुरू होने वाला था लेकिन उसका विरोधी अभी तक नहीं आया। दूसरी ओर डेमियन के पीछे के लोग तिरस्कार से हंसते हुए बात करने लगे। शायद उसने तुम्हारे बारे में सुना और तुम्हें वह सम्मान देने का फैसला किया जो तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए उसने आने का फैसला नहीं किया। शायद उसने सोचा कि वह खेल में बेहतर है और यह बास्केटबॉल मैच उसके खेलने के लिए अच्छा नहीं है। वह आदमी डर गया है, मुझे यकीन है। हे, चुप रहो। क्या तुम चाहते हो कि वे सोचें कि हम उन पर हंस रहे हैं? हे, इस बार हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं और बढ़त हासिल करेंगे। मैंने सुना है कि रूस्टर्स हाल ही में वित्तीय रूप से अस्थिर हैं। क्या ऐसा है? तो वे मेरे पास क्यों नहीं आते? मैं उनकी टीम में कुछ $1000 का निवेश कर सकता हूँ। आओ, ऐसे स्तर की टीम के लिए कुछ $1000 क्या कर सकते हैं? तुम नहीं जानते, ये बस उन्हें भुगतान करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि वे आमतौर पर एक घटिया खेल खेलते हैं। अब जब तुमने मुझे याद दिलाया, मुझे लगता है कि कुछ $1000 बहुत ज्यादा हैं। शायद वे $100 साझा कर सकते हैं। यार, तुम बहुत निर्दयी हो। जब वे जोर से बातें कर रहे थे तो उन्होंने पूरी तरह से उन पर फेंके गए गुस्से भरे नजरों की अनदेखी की। आखिरकार, हालांकि रूस्टर्स के खिलाड़ी गुस्से में थे, लेकिन वे उनके खिलाफ क्या कर सकते थे? और अगर वे वास्तव में उनके साथ लड़ना चाहते थे तो ऐसा नहीं था कि वे खुद लड़ने से डरते थे। ये मामले एनबीए में कभी कभी होते हैं। डेमियन दूसरी ओर यह नहीं समझ पाया कि क्या हो रहा था।
ये वास्तव में एक ऐसा खेल था जो एक परियोजना का फैसला करने वाला था जो अरबों डॉलर की थी। दूसरी ओर कोई विरोधी नहीं था। क्या ये संभव है कि उसने हार मान ली? हालांकि वह मैच में भाग नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसके पास समान स्तर का कोई विरोधी नहीं था। उसके लिए इन लोगों के खिलाफ खेलना बुली करने के समान होगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे सुनिश्चित करना था कि जिस पक्ष का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है वह जीते। आखिरकार उसने पहले ही सहमति दी थी कि वह पक्ष को जीतने में मदद करेगा। इसके अलावा उसके जीतने के साथ कुछ लाभ भी जुड़े थे, और चूंकि उसे जीतना था, वह चीजों को स्पष्ट रूप से जीतने की कोशिश करेगा। यह उसकी गलती नहीं होगी कि वह यहाँ के लोगों को बुली करे क्योंकि यह दूसरी पार्टी का स्टार था जिसने खेल में भाग लेने का फैसला नहीं किया। बिना और कुछ कहे वह अपनी ओर लौट गया और मैच शुरू होने का इंतजार करने लगा। जब दूसरों ने उसकी क्रियाएं देखीं तो वे भी पीछे हट गए, लेकिन रूस्टर्स की ओर तिरस्कार भरी नजरें फेंकना नहीं भूले। जब दोनों पक्षों में 5-5 खिलाड़ी हो गए तो खेल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। खेल कठिन था और दोनों पक्षों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक तेज नज़र वाला व्यक्ति निश्चित रूप से देखेगा कि डेमियन के साथ दूसरी टीम आराम से खेल रही थी। हालांकि वे गंभीरता से खेल रहे थे, यह रूस्टर्स के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। हालांकि रूस्टर्स के खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की, वे खेल को ठीक से नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि उन पर बहुत दबाव था। वे एक शीर्ष खिलाड़ी के खिलाफ खेल रहे थे जबकि वे खुद केवल मध्य स्तर के थे। दर्शकों में जोनाथन खेल को देखते हुए चिंतित था। रूस्टर्स निश्चित रूप से असहाय थे। उसके बगल में एक आदमी था जिसकी चमकती हुई गंजा सिर और काले चश्मे की एक जोड़ी थी। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि वह इंडोर होते हुए भी चश्मा क्यों पहन रहा था। शायद कूल दिखने के लिए। जो भी हो, जोनाथन, क्या हो रहा है? तुमने मुझे बताया था कि यहाँ एक खिलाड़ी होगा। मैंने किसी को नहीं ढूंढा क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम एक ढूंढोगे। तो वह खिलाड़ी कहाँ है जिसके बारे में तुमने बात की थी? गंजे आदमी ने पूछा। जब उसने देखा कि रूस्टर्स पर हावी हो रहे हैं तो वह नर्वस हो गया। वह वही था जिसने जोनाथन के सुझाव के बाद खेल में एक पेशेवर खिलाड़ी को शामिल करने का आयोजन किया था। अब उसकी तरफ कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं था। वह सोचने लगा कि शायद जॉन एथन ने उसे धोखा दिया है। चिंता मत करो, मुझे उस भूखंड के महत्व का पता है, इसलिए मैं गलती नहीं करूंगा। बस वह थोड़ा लेट होने वाला है। मैंने उसे 3 बजे यहाँ आने के लिए कहा था क्योंकि खेल उसी समय शुरू होगा। लेकिन उसने सोचा कि उसे खेल की तैयारी शुरू होने से पहले 3 बजे यहाँ होना चाहिए। जॉन एथन ने समझाया। वह भी चिंतित था। वह गंजे आदमी के साथ एक निश्चित परियोजना में सहयोग की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे सहमत कराने के लिए जॉन एथन को पहले उसे जीतने में मदद करनी थी। अलिप्सस डॉट। जब दोनों इस पर चर्चा कर रहे थे, विवान और सान्या लॉकर रूम में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो चिंतित होकर इधर उधर घूम रहा था। जब उसने दोनों को आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन जब उसने उनके चेहरे देखे तो उसकी आंखों में आशा कम हो गई। मिस्टर जॉन एथन, वह कब आएगा? ये लड़के निश्चित रूप से डेमियन के मुकाबले नहीं हैं, आदमी ने कहा। विवान और सान्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। फिर से वही अहेम। मैं जॉन एथन नहीं हूं, मैं विवान हूं। विवान ने अपनी गला साफ करते हुए कहा। क्या तुम विवान हो? मिस्टर जॉन एथन, क्या तुम खेल में विवान की जगह लेने वाले हो? आदमी ने फिर से पूछा। जो कुछ भी उसने देखा, वह व्यक्ति उसके सामने जॉन एथन था जिसने बस अपने कपड़े, हेयरस्टाइल बदले थे और उसके साथ एक लड़की लाई थी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा ये छोटा सा ट्रिक इस अनुभवी व्यक्ति को धोखा दे सकता है तो तुम नासमझ हो। तुम्हें पहले अपने रूप को बदलने के लिए कम से कम थोड़ा मेकअप करना चाहिए था। कोच ने सोचा। मुझे खेद है कि मैं लेट हो गया। जिस जॉन एथन की तुम बात कर रहे हो वह मेरा चचेरा भाई है। उसने मुझे 3 बजे यहाँ आने के लिए कहा था और मैं पार्किंग में 3 बजे से 20 सेकंड पहले पहुंचा। इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं समय पर हूं, लेकिन खेल की समय सारणी के अनुसार लेट हूं। विवान ने अपनी बाईं कलाई पर वाचेरॉन कॉन्स्टेंटिन ट्रेडिशनले को देखते हुए कहा। कोच कुछ कहने ही वाला था कि जॉन एथन लॉकर रूम में प्रवेश कर गया। विवान को अभी भी साधारण कपड़ों में देखकर उसने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। विवान, तुम पहले से ही लेट हो और पहले क्वार्टर शुरू हो चुका है, इसलिए तुम्हें दूसरे क्वार्टर में जाना होगा। हालांकि पहले क्वार्टर अभी शुरू हुआ है, टीम पहले से ही हावी हो रही है। तुम्हें पहले अपने शब्द स्पष्ट करने चाहिए थे। अब तुम मुझे दोष मत दो, समझे? विवान ने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, यह मेरी गलती है। क्या तुम कम से कम गंभीर हो सकते हो और बदल सकते हो? तुम्हें जल्दी करना चाहिए क्योंकि हम पहले से ही हार रहे हैं। जॉन एथन ने चिंतित स्वर में कहा। अब क्या फर्क पड़ता है?
विवान ने पूछा। टीम पहले ही 9-0 से हार चुकी है, जॉन एथन ने गंभीरता से कहा। विवान, कोच, क्या बकवास है, वास्तव में उनमें से 2 हैं। तो क्या वे जुड़वा हैं या चचेरे भाई? कोच ने अपने मन में चिल्लाया। सान्या। ओ, विवान ने सोचा, क्या खेल अभी शुरू नहीं हुआ? कैसे 5 मिनट से भी कम समय में इतना बड़ा अंतर हो सकता है? यह उनके शीर्ष खिलाड़ी हैं। जब मैं वहां से गया तब तक उसने पहले ही 3-3 पॉइंटर्स स्कोर कर लिए थे। जॉन एथन ने कहा। क्या खेल अभी शुरू नहीं हुआ? कैसे 5 मिनट से भी कम समय में इतना बड़ा अंतर हो सकता है? यह उनके शीर्ष खिलाड़ी हैं। जब मैं वहां से गया तब तक उसने पहले ही 3-3 पॉइंटर्स स्कोर कर लिए थे, जॉन एथन ने कहा। विवान ने भौहें सिकोड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वहां वास्तव में अन्य खिलाड़ी खेल रहे थे। अगर एक व्यक्ति आसानी से 5 मिनट से भी कम समय में 3 बार स्कोर कर सकता है, तो क्या कोई ऐसा था जो वास्तव में रक्षा कर रहा था? जैसे कि जॉन एथन ने विवान के मन की बात पढ़ ली, उसने कहा, तुम जानते हो, रूस्टर्स पर हमले पहले से ही भारी हैं। वहां 7 से अधिक शॉट्स हो चुके हैं। उन्होंने 2 को ब्लॉक किया जबकि अन्य 2 मिस हो गए। यही कारण है कि उस समय स्कोर ऐसा था। अब मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने फिर से स्कोर किया है। क्या उनका खिलाड़ी इतना मजबूत है? विवान ने पूछा। बिल्कुल, और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो। नहीं तो स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं होने वाली है। पहले क्वार्टर का अंत लगभग आ रहा है, जॉन एथन ने जवाब दिया। हाँ, वह व्यक्ति डेमियन है। तुम्हें उसे जानना चाहिए, है ना? कोच ने विवान की ओर देखते हुए कहा। डेमियन? मैंने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना। विवान ने जवाब में सिर हिलाया। जॉन एथन। कोच, क्या तुम सच में गंभीर हो विवान? तुम बास्केटबॉल खेलते हो लेकिन तुमने डेमियन के बारे में कभी नहीं सुना, जो देश के सबसे अच्छे बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जॉन एथन ने विवान को अविश्वास से देखते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं उसे जानूं सिर्फ इसलिए कि वह देश के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक है? विवान ने पूछा। स्पष्ट रूप से दूसरी पार्टी के सबसे अच्छे खिलाड़ी के बारे में सुनने के बाद भी उसे कोई परवाह नहीं थी। विवान, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम बास्केटबॉल खेल सकते हो? जॉन एथन ने संदेह से पूछा। हालांकि वह जानता था कि विवान की ताकत के साथ, जब तक वह चाहे, वह गेंद को कोर्ट के एक छोर से दूसरे छोर तक ड्रिबल कर सकता है और फिर स्लैम डंक कर सकता है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह बास्केटबॉल के नियमों को भी जानता था? अगर यह सच था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो यह निश्चित था कि वह कुछ भी नहीं कर सकेगा क्योंकि कई फाउल एक के बाद एक होंगे। इस तरह, भले ही वह गेंद को अपने हाथ में रखे, वह स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। शायद वह टीम को और भी कमजोर कर देगा क्योंकि वह पहले से ही डेमियन के सामने एक कमजोर टीम थी जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई नहीं था। खैर, मैं बास्केटबॉल का उत्साही नहीं हूँ, इसलिए मैं खेल नहीं देखता। लेकिन चिंता मत करो, अगर मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ नहीं आता। मैं सान्या के साथ अपना समय बिताना जारी रखता, विवान ने कंधे उचकाते हुए कहा और फिर बदलने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी ओर, सान्या कोच और जॉन एथन की प्रश्नात्मक नजरों के नीचे गुस्से से लाल हो गई। बदलने के बाद, विवान कोच के साथ लॉकर रूम से बाहर निकला जबकि सान्या जॉन एथन के साथ गई। वह एक दर्शक बनने जा रही थी और इसलिए वह सामने की सबसे अच्छी सीटों में से एक ले सकती थी। जब विवान कोर्ट पर पहुंचा और बास्केटबॉल को देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस तरह के खेल को लंबे समय से खेल रहा हो। ये केवल एक अंतर्ज्ञान था जो उसकी यादों और मांसपेशियों की याददाश्त के कारण था जो उसके मन और शरीर में समाहित हो गई थी। 10 सेकंड से भी कम समय में, विवान को यह महसूस हुआ कि वह खेल को किसी और से बेहतर खेल सकता है। और जब उसने पसीना बहाते हुए खिलाड़ियों को देखा, जो गेंद को ड्रिबल कर रहे थे, शूट कर रहे थे या गेंद को ब्लॉक कर रहे थे, विवान ने सिर हिलाया। वह निराश था क्योंकि उसे लगा कि जिस स्तर पर वे बात कर रहे थे, उस शीर्ष खिलाड़ी का स्तर केवल औसत था। वह उसकी रक्षा को तोड़ने या उसके हमलों को एक अटूट दीवार के साथ रोकने के कई तरीके खोज सकता था। जब कोच ने विवान को सिर हिलाते देखा, तो उसने सोचा कि विवान ने हार मान ली है और स्थिति को निराशाजनक मान लिया है। वह उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि वह खुद जानता था कि उनके लिए स्थिति को पलटना कठिन होने वाला था। यह न देखते हुए कि विवान खेल में देर से प्रवेश करने वाला था, विरोधी पहले से ही 23 अंक बना चुके थे। रूस्टर्स ने केवल 2 अंक बनाए थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में, शायद रूस्टर्स की आत्मा कमजोर होने के कारण, जॉन एथन के जाने के बाद से 7 मिनट में पहले ही 14 अंक बन चुके थे। चिंता मत करो, बस अपना सर्वश्रेष्ठ खेलो, कोच ने विवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर अन्य खिलाड़ियों के पास चले गए जो किनारे से देख रहे थे। विवान ने सोचा, क्या मुझे यहाँ अच्छा खेलना चाहिए? बस एक साधारण खेल और ये सभी लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। तो अगर मैं अपने सर्वश्रेष्ठ पर खेलता हूँ,
तो क्या मैं इन लोगों के बास्केटबॉल के प्रति जुनून को नष्ट नहीं कर दूंगा? विवान ने अपने दिल में सिर हिलाया। उसे अपनी क्षमताओं का अधिक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ये भी सच था कि वह यहाँ के सभी लोगों से अधिक मजबूत था, यहाँ तक कि डेमियन भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, भले ही वह लगभग 2 मीटर लंबा हो। हालांकि विवान लंबा था और उसकी ऊंचाई 187 सेमी थी, बास्केटबॉल खिलाड़ियों की तुलना में जो आमतौर पर 190 सेमी या उनमें से कुछ 2 मीटर लंबे होते हैं, विवान को छोटा माना जाता था। जब विवान ने डेमियन को देखा जो गेंद पकड़े हुए था, तो उसने चुपचाप देखा और सोचा कि यह आदमी गेंद के साथ क्या करने वाला है। वह 3 पॉइंट लाइन तक ड्रिबल करता है और अपने एक साथी को पास देने का नाटक करता है। रक्षा बाईं ओर शिफ्ट होने लगती है, सोचते हुए कि उसने गेंद पास की। डेमियन ने 3 पॉइंट शॉट लिया। गेंद के नेट को चीरने की आवाज़ ने भीड़ को उत्साहित कर दिया। पहले क्वार्टर में 30 सेकंड बचे हैं, खेल 26-2 है और रूस्टर्स टीम के पास गेंद है, जो गेंद को ड्रिबल कर रही है और समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। रूस्टर्स का पॉइंट गार्ड अपने पैरों के बीच ड्रिबल करने लगा और प्रतिद्वंद्वी को एक इन एंड आउट मूव से हिट करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने जूते पर ठोकर खा गया और गेंद खो दी। प्रतिद्वंद्वी ने गेंद को उठाने के लिए दौड़ लगाई और क्वार्टर में 10 सेकंड बचे थे, आसान लेअप के लिए कोर्ट के नीचे दौड़ गया। जैसे ही टीम रक्षा पर वापस जाने के लिए दौड़ी, प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही गेंद डेमियन को पास कर दी। डेमियन ने समय बर्बाद नहीं किया क्योंकि पहले क्वार्टर का अंत लगभग आ रहा था, इसलिए उसने 3 पॉइंट लाइन से गेंद को शूट किया। वीर और उसके साथियों ने देखा कि गेंद रिम की ओर आकर रही है। सौभाग्य से ये लक्ष्य को चूक गई और बैकबोर्ड पर लगी। रूस्टर्स को ये देखकर खुशी नहीं हुई कि डेमियन ने चूक किया, गेंद बैकबोर्ड से उछलकर रिम में गिर गई। टैड टैड टैड, गेंद के जमीन पर उछलने की आवाज़ सुनाई दी। उसी समय सीटी बजाई गई क्योंकि अधिकारी ने हाथ लहराकर क्वार्टर के अंत का संकेत दिया। खिलाड़ी कोर्ट से बाहर चले गए, जबकि प्रतिद्वंद्वी गर्व से सिर ऊंचा किए हुए थे। रूस्टर्स केवल निराशा के साथ बाहर निकल सके। कोच ने उनका स्वागत किया। जब वे यहाँ पहुंचे तो उन्होंने विवान को देखा। उन्होंने सोचा कि वह जर्सी क्यों पहन रहा है। मिस्टर जॉन एथन, क्या तुम खेलने वाले हो? एक खिलाड़ी ने पूछा। इसी समय अन्य खिलाड़ियों ने विवान की उपस्थिति को देखा। वह किनारे पर खड़ा था जबकि वे खुद खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने नहीं देखा कि वह कब आया। विवान ने इस पर सिर हिलाया। सान्या और अन्य लड़कियां पहले से ही उसे और जॉन एथन को अलग करने का तरीका जानती थीं क्योंकि उनके फैशन के स्वाद अलग थे। इसके अलावा अगर कोई ध्यान से देखता तो वह देख सकता था कि विवान अधिक हैंडसम था। खैर, यही विवान सोचता था। कोच ने उनकी बात सुन ली, इसलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, ये विवान है। वह मिस्टर जॉन एथन का चचेरा भाई है। चचेरा भाई? चचेरे भाई एक जैसे कैसे दिख सकते हैं? एक खिलाड़ी ने अपनी शंका व्यक्त की। ठीक है, तुम वहां देख सकते हो। मिस्टर जॉन एथन वहां बैठे हैं, तुम उनसे इस बारे में पूछ सकते हो। कोच ने हाथ लहराया। खिलाड़ियों को फिर से बात करने का मौका मिलने से पहले कोच ने खेल के पिछले मिनट में देखी गई कुछ गलतियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तुम लोग, मैं जानता हूं कि तुम विरोधियों द्वारा हावी हो रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा खेलने से हार मानने का कारण नहीं है। तुम्हें खेल की शुरुआत से अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने कुछ और सेकंड तक बात की और फिर कहा, विवान इस क्वार्टर में प्रवेश करने वाला है। फिर उसने विवान की ओर देखा और पूछा, तुम किस पोजीशन पर खेलोगे? कोई भी पोजीशन चलेगी, लेकिन स्थिति के अनुसार मुझे पावर फॉरवर्ड के रूप में खेलना होगा ताकि मैं डेमियन का आसानी से सामना कर सकूं। विवान ने कहा और फिर खिलाड़ियों की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम लोग अन्य खिलाड़ियों का सामना कर सकते हो? बिल्कुल, अगर बस वे हैं तो ये कोई समस्या नहीं है। उनमें से एक, जो कप्तान भी था, ने सिर हिलाया। फिर उसने विवान की ओर देखा और पूछा, तुम छोटे फॉरवर्ड के रूप में क्यों नहीं खेलते? तुम्हारी ऊंचाई और शरीर के आकार के अनुसार वहां खेलना तुम्हारे लिए अच्छा है। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने सोचा कि उन्हें विवान की आवश्यकता नहीं है। जब वे डेमियन का सामना कर रहे थे तो उन्हें पता था कि वे वास्तव में कोई मुकाबला नहीं थे, इसलिए इस समय वे केवल विवान को आजमाने और देखना चाहते थे कि उसके पास किस तरह के कौशल हैं। इसकी चिंता मत करो, तुम बस मुझे गेंद देने और अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करो। उन्हें तुम्हारे पास नहीं करना चाहिए। विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। वह खुद अपनी ताकत के बारे में जानता था, हालांकि वह उस लाभ का अधिक उपयोग नहीं करने वाला था। आराम करने का समय केवल 2 मिनट था, इसलिए समय बहुत जल्दी खत्म हो गया और विवान कोर्ट पर चला गया। जब डेमियन ने उसे देखा और जिस पोजीशन पर वह खेलने वाला था, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम उनकी स्टार खिलाड़ी हो?
उसने पहले कभी विवान को नहीं देखा था और न ही पहले क्वार्टर के दौरान उसे देखा था। उन्होंने पहले कहा था कि विवान अभी तक नहीं आया था, इसलिए वह आसानी से बता सकता था कि विवान वह खिलाड़ी था जिसे उसके खिलाफ खेलने के लिए लाया गया था। लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा या उसके बारे में नहीं सुना। वह जानना चाहता था कि वे उसे कहाँ से लाए। शायद, विवान ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ भी समझाने के लिए तैयार नहीं था। हंफ, डैमियन ने विवान की बेपरवाह नज़र देखकर हंसते हुए कहा। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? डैमियन ने जब विवान के बेपरवाह चेहरे को देखा तो उसने नाक से आवाज निकाली। उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक प्रतियोगिता करना चाहोगे? विवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो और फिर पूछा, क्या हम पहले से ही प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं? या हम कोर्ट में क्या कर रहे हैं? डैमियन ने विवान के सवाल को सुनकर पहले तो चौंका, लेकिन एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि विवान की बात सच थी। वे पहले से ही एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो उस सवाल का क्या मतलब था? मेरा मतलब था कि हम दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने अच्छे हो। डैमियन ने अपनी गला साफ करते हुए कहा। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पहले ही हार चुके हो। चलो देखते हैं, डैमियन ने गुस्से में कहा। दूसरी ओर, जोनाथन ने सैया को अपने पास पहले पंक्ति की सीटों में बैठने के लिए व्यवस्था की। उसने सोचा कि चूंकि वह विवान की लड़की है, उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो विवान को मिलेगा। जो लोग खेल देख रहे थे, वे सैया की ओर ध्यान से देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि वह कौन है। आखिरकार, ये पहली बार था जब वे उसे देख रहे थे। और जिस तरह से जोनाथन उसे ट्रीट कर रहा था, ये स्पष्ट था कि उसके प्रति उसके पास कुछ सम्मान था। इसके अलावा, वह एक खूबसूरत लड़की थी। वे सोच रहे थे कि क्या वह जोनाथन की प्रेमिका है या कुछ और। आखिरकार, जोनाथन के बगल में बैठने के लिए, इसका मतलब था कि वह उसे समान स्तर पर मानता है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि जिस व्यक्ति को तुमने बुलाया है, वह पहले ही आ चुका है? गंजा आदमी पूछा। बिल्कुल, वह मेरा चचेरा भाई है, इसलिए खेल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उसने ये शब्द कहे, जोनाथन अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं करता, उसे प्रतिनिधित्व करने के लिए लाया गया था। गंजा आदमी सैया को देख रहा था। उसकी आंखों में उसके प्रति एक प्रकार की वासना थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि उसे पता था कि हालांकि जोनाथन ने उसके साथ साझेदारी के लिए संपर्क किया था, यह इसलिए नहीं था क्योंकि वे समान स्तर पर थे या वह जोनाथन से ऊंचे स्तर पर था। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि जोनाथन इस सौदे में अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए वह उसके साथ सहयोग के लिए पूछ रहा था। अन्यथा वह खेल के साथ इतना समय बर्बाद नहीं करता। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने जोनाथन को चमकती आंखों से देखा और पूछा, क्या ये लड़की तुम्हारी प्रेमिका है? नहीं, जोनाथन का जवाब संक्षिप्त और सीधा था। गंजे आदमी की आंखें और भी चमक गईं और उसने फिर से पूछा, क्या तुम मुझे उसे डेट करने का एक मौका दे सकते हो? जोनाथन का चेहरा उस पल ठंडा हो गया जब उसने ये शब्द सुने। सैया दूसरी ओर, गंजे आदमी की ओर से फेंके जा रहे नजरों से पहले ही गुस्से में थी। अब वह वास्तव में उससे डेट करने का अवसर मांग रहा था। यह न केवल इस तथ्य के कारण था कि वह पहले से ही 40 का आदमी था, बल्कि वह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं था। इसके अलावा सैया इस समय विवान से प्यार कर रही थी। किसी के द्वारा उसे वासना भरी नजरों से देखना, उसे बस उसे थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी। बस जोनाथन उनके बीच में था, अन्यथा वह वास्तव में गंजे आदमी को थप्पड़ मार देती ताकि वह जान सके कि वह किस बारे में बात कर रहा है। गंजे आदमी को देखते हुए, जो पहले से ही सैया को लोलुपता से देख रहा था, जोनाथन ने हंसते हुए कहा, हालांकि वह मेरी लड़की नहीं है, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है। और अगर तुम वास्तव में उसे चाहते हो, तो तुम्हें पहले उससे पूछना चाहिए। जैसे कि तुम वास्तव में उसके साथ निपटने में सक्षम हो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं जब तक कि वह ये नहीं जानता कि तुम वास्तव में उसकी लड़की पर नजर डालने की कोशिश कर रहे थे। जोनाथन ने आगे कहा। सैया, जो कुछ सेकंड पहले इतनी गुस्से में थी, अब अचानक शर्मीली हो गई। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। लेकिन इस तथ्य से कि वह इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया, किसी ने नहीं देखा कि वह वास्तव में शर्मिंदा हो रही थी। जोनाथन की आवाज इतनी ठंडी थी कि गंजे आदमी को ठंडक लग गई। अब वह इस बात पर पछता रहा था कि उसने वास्तव में सैया के बारे में जोनाथन से पूछने की हिम्मत की। अगर वह वास्तव में उसके बगल में बैठ सकती है और वह उसकी लड़की नहीं है, तो ये स्पष्ट था कि उसकी स्थिति कम नहीं थी। ऐसी लड़की वास्तव में एक बूढ़े आदमी के साथ क्यों डेट करेगी? ये केवल तब होगा जब उसकी सौंदर्यबोध अजीब हो। हालांकि उसे पता था कि उसे अब सैया के साथ और अधिक छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसकी जिज्ञासा को रोक नहीं सका।
मुझे इसके लिए खेद है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कौन है? गंजा आदमी ने पूछा। हम। जोनाथन ने नाक से आवाज निकाली और कोर्ट की ओर इशारा किया। ठीक उसी समय दूसरा क्वार्टर शुरू होने वाला था। गंजा आदमी ने जोनाथन की ओर इशारा किया और जब उसने विवान को देखा तो वह चौंक गया। क्या वह तुम्हारा जुड़वा भाई है? जोनाथन के होंठों के कोने में हल्की सी मुस्कान आई जब उसने कहा, वह मेरा चचेरा भाई है। वह इस बार तुम्हारे लिए खेलने वाला है क्योंकि वह थोड़ा व्यायाम करना चाहता था। यहाँ तक कि मैं भी उसे नहीं हरा सकता। क्या तुम सोचते हो कि तुम उसके सामने टिक पाओगे जब वह जानता है कि तुम वास्तव में उसकी लड़की पर नजर डालने की कोशिश कर रहे थे? गंजा आदमी पहले से ही ठंडे पसीने में भीग गया था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसे जेसेडा परिवार के बारे में पता था, उसे जोनाथन के बारे में पता था, और उसे ये भी पता था कि वह जोनाथन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अब अगर वह व्यक्ति जो जोनाथन से भी मजबूत था उस पर हमला करता है तो क्या वह बर्बाद नहीं होगा? गंजा आदमी को यह नहीं पता था कि जोनाथन ने इस मौके का उपयोग गंजे आदमी को डराने के लिए किया था ताकि वह जल्दी से सौदे को स्वीकार कर सके और समझौते के दौरान बेवकूफ़ी की शर्तें न लाए। सया दूसरी ओर अपने छोटे सिर को अपने हाथों में छिपाने के लिए मजबूर हो गई। उसी समय वह बस सोच रही थी, अगर यह सच है तो शायद मैं खुश रहूंगी, है ना? क्या तुम उसे इस घटना के बारे में नहीं बताओगे? गंजा आदमी ने कांपती आवाज में पूछा। क्यों नहीं तुम उससे पूछते हो कि क्या वह अपने बॉयफ्रेंड को बताने वाली है या नहीं? जोनाथन ने कंधे उचकाकर कहा और सया की ओर देखा, फिर कोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया। अरे मिस, गंजा आदमी ने बोलने की कोशिश की लेकिन उसे सया की ठंडी हंकार ने रोक दिया। अलिप्सस डॉट। गेंद पहले से ही रोस्टर्स के पास थी। जैसे ही क्वार्टर शुरू हुआ गेंद पकड़े हुए व्यक्ति ने उसे विवान की ओर फेंका। जब विवान ने इसे प्राप्त किया तो उसने देखा कि डेमियन पहले से ही उसकी ओर दौड़ रहा था। डेमियन को यह सोचकर कोई संदेह नहीं था कि विवान गेंद को छोड़ने वाला है क्योंकि वह देख सकता था कि रोस्टर्स कितने तनाव में थे और वे उसे पास करने के लिए कितने जल्दी थे। इससे वह बता सकता था कि वे विवान पर अधिक भरोसा कर रहे थे। विवान ने यह भी कहा था कि डेमियन हारने वाला है। खुद को साबित करने के लिए वह निश्चित रूप से उसके पास से गुजरने की कोशिश करेगा, है ना? इस विचार के चलते डेमियन के मन में उसने विवान को गेंद को उछालते हुए देखा। उसके इस कार्य को देखकर डेमियन ने सोचा कि विवान मूर्ख है जो अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने गेंद को ड्रिबल करने की हिम्मत कर रहा है। वह मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया, तैयार था कि वह गेंद को हवा में से पहले ही छीन ले। उसका हाथ गेंद के करीब पहुंच गया, लेकिन ठीक उसी समय कुछ हुआ। विवान का हाथ इतनी तेजी से चला कि उसने गेंद को जमीन पर मार दिया। ये कोर्ट पर उछलकर डेमियन के पैरों के बीच से निकल गया और उसके पीछे चला गया। जब वह इस घटना से चौंका था तब तक विवान उसके पास से गुजर चुका था और गेंद को फिर से ड्रिबल करने लगा। टैड टैड टैड। जैसे ही गेंद जमीन पर 3 बार गिरी डेमियन ने प्रतिक्रिया दी। उसने जितनी तेजी से हो सके मुड़कर देखा और विवान को देखा जो प्रतीक्षा कर रहा था। इस पल में डेमियन को शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। उसे अभी अभी अपमानित किया गया था। शीर्ष टीमों में से एक के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक के रूप में वह आसानी से कैसे हार सकता था? और सबसे ह्यूमिलिएटिंग यह था कि गेंद को ड्रिबल करने और बास्केट की ओर जाने के बजाय विवान वास्तव में उसका इंतजार कर रहा था। जैसे कि उसके साथी खिलाड़ी जिनमें से सभी ने किसी को रोकने का काम किया था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डेमियन वास्तव में विवान को रोकने में असफल हो जाएगा। इसके अलावा यह इतना सरल था कि उसने समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दी। उनके मुंह खुले रह गए, कोई भी आगे नहीं बढ़ा क्योंकि वे डेमियन के वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे और गेंद चुराने की कोशिश कर रहे थे। अगर विवान डेमियन को हरा सकता है तो वे डेमियन से भी कमतर हैं, तो वे क्या कर सकते हैं? दूसरी ओर रोस्टर्स उत्साहित थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति देखेंगे जो डेमियन से मजबूत है। अब वे इस बात के बारे में नहीं सोच रहे थे कि वे विवान को खेलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्यों नहीं तुम वहां से शूट करने की कोशिश करते? डेमियन ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से गेंद के पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था। वह केवल अगले दौर में मेहनत करेगा जब विवान गेंद खो देगा। उसने ये भी नहीं माना कि विवान वास्तव में यहां से स्कोर करेगा क्योंकि वे पहले से ही कोर्ट के केंद्र के करीब थे। बास्केट तक पहुंचने के लिए आधा कोर्ट बाकी था। ठीक है, विवान ने सिर हिलाया और फिर उसने निशाना साधा और गेंद को शूट किया। ये हवा में आग बनाते हुए बास्केट के माध्यम से स्मूथली चला गया। ये बैकबोर्ड से नहीं टकराया और न ही ये रिम को छुआ। ये एक परफेक्ट शॉट था। पूरे अरेना में चुप्पी छा गई, केवल वही आवाज सुनाई दे रही थी जो बास्केटबॉल के जमीन पर गिरने की थी। क्या मैं चीजें देख रहा हूं? बिल्कुल, ये तो हम सब के लिए एक ही दृश्य है। वह आदमी डेमियन को पार कर गया और इतनी दूर से स्कोर कर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो?
ये तो बस एक भाग्यशाली शॉट है। उसे देखो, वह तो इतना युवा है। वह पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी कैसे हो सकता है? यह सच है, उसे बस भाग्य मिला क्योंकि डेमियन ने उसे कमतर आंका। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, ये स्पष्ट था कि यहाँ दो विरोधी पक्ष थे, इसलिए निश्चित रूप से ऐसे लोग थे जो विवान के स्कोर करने पर जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर, कुछ लोग खुश नहीं थे। ये केवल एक साधारण बास्केटबॉल खेल नहीं था, ये दो विरोधी गुटों के बीच एक दांव था, और दांव एक भूमि का एक टुकड़ा और एक परियोजना थी जो अरबों डॉलर की थी। कोर्ट पर, विवान ने डेमियन को देखा जो उसे अविश्वास से देख रहा था और पूछा, क्या सोचते हो? क्या तुम अभी भी नहीं हारे हो? क्या सोचते हो? क्या तुम अभी भी नहीं हारे हो? डेमियन पहले से ही चौंका हुआ था जब विवान ने इतनी दूर से स्कोर किया। ये जानना जरूरी था कि यहाँ तक कि वह खुद भी सुनिश्चित नहीं था कि वह गेंद को बास्केट में डाल सकेगा। ये तो विवान की तरह परफेक्ट शॉट लगाने की बात थी। इसलिए वह वास्तव में हैरान था कि विवान ने स्कोर कर लिया। ये तो बस एक भाग्यशाली शॉट था, डेमियन ने जवाब दिया, जबकि उसके साथी पहले से ही गेंद को पास और ड्रिबल करने लगे। ये जानकर कि अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, उसने विवान को अकेला छोड़ दिया और अपनी तरफ गया ताकि गेंद का इंतजार कर सके। जब उसने गेंद प्राप्त की तो उसने सुनिश्चित किया कि वह विवान का सामना कर रहा है। वर्तमान में वे पहले से ही 29-5 थे जब विवान ने स्कोर किया, इसलिए वे अभी भी आगे थे। लेकिन फिर भी डेमियन ने ढिलाई नहीं बरती क्योंकि उसे पता था कि यह अभी भी दूसरा क्वार्टर है और यह अभी शुरू हुआ है। इसलिए वह सुनिश्चित करने वाला था कि वह जल्दी से विवान की रक्षा को पार कर सके और स्कोर कर सके। टैड 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 गेंद कोर्ट पर उछलती हुई डेमियन की ओर बढ़ी। दूसरी ओर, विवान बस इंतजार कर रहा था। उसने कुछ नहीं किया और वहीं स्थिर खड़ा रहा, जबकि वह डेमियन की चालों का अवलोकन कर रहा था। डेमियन ने दाईं ओर बढ़ते हुए बाईं ओर स्विच किया। उसने विवान को यह सोचने की कोशिश की कि उसने गेंद पास कर दी है, लेकिन वह अभी भी अपने हाथों में थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, चाहे वह क्या करे, विवान ने बिल्कुल भी हिलने का प्रयास नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जगह पर जड़ित हो। केवल उसकी आंखें थीं जो गेंद की हरकतों का अनुसरण कर रही थीं। विवान ने देखा कि उसके लिए वास्तव में झुककर गेंद छीनने के लिए तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए, जब तक डेमियन गेंद पास करने की कोशिश करता, वह उसे आसानी से छीन सकता था। डेमियन ने देखा कि उसकी कोई भी चाल विवान को हिलाने और उसे वह जगह देने में सफल नहीं हो रही थी जिसकी उसे इतनी आवश्यकता थी। और हालांकि विवान बस वही खड़ा था, वह वास्तव में उसे बहुत दबाव दे रहा था। कुछ सेकंड के प्रयास के बाद, लेकिन यह देखकर कि विवान ने प्रतिक्रिया नहीं दी, डेमियन ने सोचा कि शायद विवान को रक्षा करना नहीं आता। इसलिए उसने गेंद को ड्रिबल करते हुए उसके पास जाने का इरादा बनाया। वह अपनी पूरी गति का उपयोग कर रहा था क्योंकि उसने सोचा कि यह उसकी एक ताकत है। लेकिन जैसे ही वह विवान के पास पहुंचा, उसने पाया कि उसके हाथ खाली हैं। वह चौंक गया। इसी पल में उसने अपने पीछे कोर्ट पर गेंद के उछलने की आवाज सुनी। ये पता चला कि जैसे ही वह विवान के पास से गुजरा, विवान ने वास्तव में बिना जाने उसकी गेंद छीन ली थी। बेशक विवान अपनी पेशेवर लड़ाई की क्षमता का लाभ नहीं उठा रहा था। इसके बजाय वह बस सामान्य गति का उपयोग कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे डेमियन कर रहा था। बस इतना था कि उसकी प्रतिक्रिया और समय सही थे, जिससे वह आसानी से गेंद छीन सका। चूंकि तुम मानते हो कि पिछला शॉट भाग्यशाली था, तो मुझे तुम्हें साबित करने दो, विवान ने कहा और बिना एक कदम आगे बढ़ाए वहीं से शॉट लिया। टैड 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 गेंद के उछलने की आवाज फिर से सुनाई दी। लेकिन इस बार जैसे ही गेंद कोर्ट पर उछली, उन सभी के दिल एक साथ धड़कने लगे जो इसे देख रहे थे। फिर से पूरी चुप्पी छा गई, क्योंकि देखने वालों के चेहरों पर अविश्वास था। इसका कारण सरल था, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अगर कहीं नई आंखें उधार लेने का मौका होता, तो वे ऐसा कर लेते। उन्होंने फिर से देखा, डेमियन को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। पहली बार वह विवान को रोकने में असफल रहा, दूसरी बार वह विवान को पार करने में असफल रहा, और हर बार जब वह हारता, वह बुरी तरह हारता। अब वे यह संदेह करने लगे कि क्या वास्तव में डेमियन एक पेशेवर खिलाड़ी है। अगर वह है, तो वह इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी क्षमताएं देखना चाहता हूं क्योंकि तुम मानते हो कि तुम नहीं हारे हो, विवान ने कहा और डेमियन और उसकी टीम के कदम उठाने का इंतजार किया। दूसरी ओर, रोस्टर्स इतने उत्साहित थे कि वे कोर्ट में लगभग पागल होकर हंस रहे थे। बस इतना था कि वे हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि वे चिंतित थे कि विवान ने ये सब केवल भाग्य के कारण किया है। फिर से उन्होंने पहले की तरह विरोधियों ने जितनी जल्दी हो सके गेंद डेमियन को पास की। जब उसने गेंद प्राप्त की, तो डेमियन ने विवान को सावधानी से देखा।
हालांकि वह भी ये मानना चाहता था कि यह सच है कि विवान ने पिछले बचाव और हमले को भाग्य के कारण किया। एक अनुभवी बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में उसे पता था कि विवान में वास्तव में कौशल है। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसे विवान का सामना करते समय बेहद गंभीर होना पड़ा। और हमेशा की तरह विवान स्थिर खड़ा था और डेमियन को देख रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए डेमियन ने गेंद को ड्रिबल करते हुए विवान की ओर बढ़ा। इस बार उसने बाईं ओर जाने का नाटक किया, फिर दाईं ओर मुड़कर फिर से बाईं ओर लौट आया। जैसे ही वह विवान के बाईं ओर पहुंचा, उसने ड्रिबल किया क्योंकि उसका इरादा विवान को पार करना था। लेकिन जैसे ही वह विवान के पास पहुंचा, उसके हाथ में गेंद नहीं थी। तभी उसने दूर से गेंद के उछलने की आवाज सुनी। ये स्पष्ट था कि विवान ने फिर से स्कोर किया था और उनके बीच जो अंतर था वह तेजी से बंद हो रहा था। वर्तमान में वे पहले से ही 29-11 थे। विवान ने पहले ही 9 रन प्राप्त कर लिए थे, जबकि डेमियन की टीम ने कुछ नहीं किया था। अब पूरे अरेना में कोई भी ये विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि विवान जो कर रहा था वह केवल भाग्य के कारण था और न कि उसके कौशल के कारण। ये बेतुका था। 2 बार गेंद छीनने और 3 लगातार परफेक्ट 3 पॉइंटर्स को करने के लिए कौन विश्वास करेगा कि वास्तव में कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है। गंजा आदमी जो डेमियन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था पहले से ही पसीने में तर था। उसने पहले सोचा था कि उसने पहले ही परियोजना हासिल कर ली है। किसे पता था कि जब रोस्टर्स का सितारा आया तो चीजें इस तरह बदल जाएंगी। डेमियन वास्तव में एक जूनियर की तरह खेला जा रहा था जिसे बास्केटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता था। इससे उसका चेहरा काला हो गया। उसने डेमियन को अपने लिए खेलने के लिए लाने के लिए बहुत कुछ सहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उससे भी मजबूत हो, भले ही वह व्यक्ति अज्ञात हो। दूसरी ओर गंजा आदमी, हालांकि ये सच था कि रोस्टर्स अंतर को बंद कर रहे थे, वह पसीना बहा रहा था क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे विवान प्रदर्शन कर रहा था वह और भी अधिक चिंतित हो रहा था। जैसे जैसे विवान खेल रहा था यह उसकी क्षमताओं का प्रदर्शन था, इसलिए वह ये सीख रहा था कि विवान वास्तव में कितना भयानक था। उसे ये सोचकर चिंता हो रही थी कि क्या सया वास्तव में विवान को बताएगी कि वह उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि जब तक विवान को यह यकीन हो कि वह खेल खेलना जानता है, वह आसानी से डेमियन से निपट लेगा। जोनाथन ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना मजबूत होगा। गेंद को संभालने के तरीके में कौशल का प्रदर्शन था और जोनाथन को पता था कि विवान अपनी ताकत का लाभ उठाकर डेमियन को परेशान नहीं कर रहा था। बस इतना था कि विवान सही समय पर प्रतिक्रिया कर रहा था ताकि वह गेंद प्राप्त कर सके। सया की आंखें पहले से ही उत्साह से चमक रही थीं क्योंकि उसने देखा कि विवान लगातार एक के बाद एक स्कोर कर रहा है। अब वह समझ सकती थी कि विवान ने कभी भी कॉलिन की चुनौती को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। यह इसलिए नहीं था कि वह डरता था, बल्कि इसलिए कि वह इतना कुशल था कि वह उन नौसिखियों के साथ खेलना नहीं चाहता था जो बास्केटबॉल के कुछ नियमों को भी नहीं जानते थे। जितना अधिक उसने उसे देखा उतना ही वह उससे प्यार करने लगी। अगर यह संभव होता तो शायद उसकी आंखें अब दिल के आकार में चमक रही होतीं। जैसे जैसे रोस्टर्स और अधिक उत्साहित होते गए, उनके विरोधी शोक कर रहे थे। वे अब इस पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें वास्तव में गेंद डेमियन को पास करनी चाहिए या नहीं। आखिरकार जब तक डेमियन ने गेंद को छुआ, ये एक हार के रूप में गिना जाता था। हालांकि वे जानते थे कि डेमियन वर्तमान में कोर्ट में उनका सबसे अच्छा खिलाड़ी है, वह अब उनकी जिम्मेदारी बन गया था। हालांकि वे उसे बदलना चाहते थे, उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कौन ये सुनिश्चित कर सकता था कि विवान भी कोर्ट से बाहर जाएगा। कोई गारंटी नहीं थी और इसलिए यह बेहतर था कि डेमियन अपनी पूरी कोशिश करता रहे क्योंकि वह पूरी टीम में एकमात्र ऐसा था जिसकी विवान को रोकने की सबसे अधिक संभावना थी। जैसे जैसे अंतिम क्वार्टर समाप्त होने के करीब आ रहा था, विवान ने पहले की तरह दूर से स्कोर करने के अलावा कुछ नहीं किया। वर्तमान स्कोर पहले से ही 31-32 था। कुल मिलाकर विवान ने इस क्वार्टर में पहले ही 10 बार स्कोर किया था और हर एक शॉट एक 3 पॉइंटर था। विरोधी टीम पसीने में तर थी और उन्हें ब्रेक और पानी की जरूरत थी। उनके कोच ने केवल आवश्यकतानुसार टाइम आउट बुलाया और जब उसने इसे बुलाया तो टीम के सभी सदस्य साइड सभी को अपने धड़कते दिलों को आराम देने के लिए एक बहुत जरूरी ब्रेक मिला। विवान से आ रहा दबाव निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे वे आसानी से संभाल सकें। विवान ने डेमियन से संबंधित हर चीज को बाहर कर दिया। चाहे वह क्या करे, डेमियन विवान के पास से नहीं गुजर सका। इन सब ने उनकी मनोबल को गिरा दिया। दूसरी ओर रोस्टर्स इतने उत्साहित थे कि वे सुनिश्चित कर रहे थे कि वे गेंद प्राप्त करें, भले ही विरोधी डेमियन को गेंद पास नहीं करना चाहते थे। इस तरह वे गेंद को विवान तक पहुंचा सकते थे और वह स्कोर कर सकता था। विरोधी पक्ष ने अन्य खिलाड़ियों का उपयोग करके 2 बार स्कोर किया था।
और ये केवल इसलिए था क्योंकि विवान ने उनकी परवाह नहीं की और रोस्टर्स को उस समूह के लोगों को संभालने दिया। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? विवान ने पूछा जब दूसरे क्वार्टर का अंत हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बस इसलिए है क्योंकि तुम मुझे मेरे चरम पर नहीं पकड़ पाए। आधे समय के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इतना आसान नहीं हूं। डैमियन ने नाक से आवाज निकालते हुए कोर्ट छोड़ दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बस इसलिए है क्योंकि तुम मुझे मेरे चरम पर नहीं पकड़ पाए। आधे समय के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इतना आसान नहीं हूं। डैमियन ने नाक से आवाज निकालते हुए कोर्ट छोड़ दिया। विवान रोस्टर्स के रेस्टिंग एरिया में वापस गया। वहां उत्साही खिलाड़ी और कोच उसे घेरकर उसकी तारीफ करने लगे। विवान ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे तारीफ पसंद हो, इसलिए उसने बस उन्हें हाथ हिलाकर टाल दिया। ये लोग उसकी रेस्ट में कोई बाधा नहीं बने। वे वापस गए और अपनी सीटों पर बैठ गए, लेकिन फिर भी वे उसकी ओर नजरें फेंकते रहे। उनकी आंखों में गहरा सम्मान था। जब उन्होंने सोचा कि वे विवान को उनके साथ खेलने के लिए नहीं मानते थे, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। विवान को वास्तव में आराम करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। उसके शरीर पर एक भी बूंद पसीना नहीं थी क्योंकि वह कोर्ट पर दौड़ा नहीं था। वह बस गेंद को लेता और शॉट लगाता था। जब आधा समय समाप्त हुआ, विवान और अन्य फिर से कोर्ट में लौट आए। और पहले की तरह विवान ने वही किया जो उसने पिछले क्वार्टर में किया था। इससे डैमियन निराश हो गया। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह वास्तव में गेंद के साथ विवान को पार नहीं कर सका। जब तक वह उसके पास पहुंचता, उसे वास्तव में गेंद छोड़नी पड़ती थी। यह उसके लिए बहुत अपमानजनक था क्योंकि वह देश की शीर्ष टीमों में से एक का शीर्ष खिलाड़ी था। उसे यकीन नहीं था कि अगर दूसरों को पता चला कि वह विवान के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, तो वह कभी भी सिर ऊंचा कर सकेगा। सच में, वह विवान के खिलाफ पूरी तरह से बचाव करने में असफल रहा था। और जो बात उसे और भी अधिक निराश करती थी, वह ये थी कि वह विवान की रक्षा को तोड़ नहीं सका। दूसरी ओर, विवान इतनी आसानी से उसके पास से गुजर सकता था जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं था। कई असफल प्रयासों के बाद डैमियन ने अंततः समझ लिया कि वह गेंद के साथ विवान को पार नहीं कर सकता। अभी भी उसके साथी उसे गेंद पास करने में हिचकिचा रहे थे। जब भी वह विवान के पास जाता, वह हमेशा गेंद हार जाता। इसलिए ये लोग डरते थे कि अगर उन्होंने उसे गेंद पास की, तो वे गेंद को खो देंगे। अगर रोस्टर्स ने उन्हें दबाया नहीं होता कि उन्हें डैमियन को गेंद देनी ही होगी, तो वे उसे गेंद देने के बारे में भी नहीं सोचते। दूसरी ओर, कोच ने उसे पहले ही बदल दिया होता अगर वह इस शीर्ष खिलाड़ी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। एक और बात यह थी कि अगर वे उसे बदलते, तो कौन उससे बेहतर खेल सकता था। इसलिए डैमियन के लिए विवान के हाथों अपमानित होना बेहतर था, बजाय इसके कि उसकी टीम के सदस्यों के सामने। इस तरह कम से कम वे भविष्य में खेल की भावना बनाए रखेंगे, बजाय इसके कि वे इतनी चुनौती में आ जाएं कि वे वास्तव में खेलना छोड़ दें। हालांकि वह बचाव और हमले में इतना अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुझे रोक सकता है जब तक मैं अपनी ऊंचाई के लाभ का उपयोग करूं। ये सोचते हुए डैमियन, जो वर्तमान में गेंद अपने हाथ में पकड़े हुए था, ने विवान के पीछे बास्केट की ओर देखा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने तय किया कि वह बस विवान के ऊपर से गेंद शूट करेगा। यह उसके दिमाग में एकमात्र समाधान था। हालांकि इतनी दूर से स्कोर करने की संभावनाएं कम थीं, उसने विश्वास किया कि इस तरह से अंक प्राप्त करने का उसके पास बड़ा मौका है, बजाय इसके कि वह वास्तव में विवान को पार करने और स्कोर करने की कोशिश करे। जहां तक उसके साथियों का सवाल था, वे बस यांत्रिक रूप से खेल रहे थे। उनमें से किसी के पास खेल खेलने की भावना नहीं थी। जब विवान ने देखा कि डैमियन की आंखें उसके ऊपर से गुजर रही हैं, तो उसे तुरंत पता चल गया कि वह क्या योजना बना रहा है। वह अब कमजोर मानसिकता में था और बस उसके ऊपर से शूट करना चाहता था। इसलिए वह इस बार उसके साथ आक्रामक होने वाला था। डैमियन ने अंततः विवान को खुले कोर्ट में पाया और सभी ने रास्ता साफ कर दिया। केवल विवान और वह बैक कोर्ट में थे। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। उसे पता था कि यही वह खेल में बदलाव ला सकता है। भीड़ चुप हो गई। उसने ड्रिबल करना शुरू किया और लगभग 3 ड्रिबल किए, फिर विवान के पीछे बास्केट की ओर निशाना साधा। विवान ने उसे रोकने के लिए जल्दी नहीं की क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे विश्वास था कि वह गेंद को बास्केट में जाने से रोक सकेगा। जब डैमियन ने देखा कि विवान वास्तव में उसे कमतर आंक रहा है, तो उसने ठान लिया कि वह विवान को दिखाएगा कि ऐसे हालात होते हैं जहां वह एक हारे हुए प्रतिद्वंद्वी को कमतर नहीं आंक सकता। लक्ष्य पर निशाना लगाने के बाद डैमियन ने गेंद को शूट किया। उसने सुनिश्चित किया कि वह इसे जितना ऊंचा हो सके पास करे ताकि विवान उसके करीब न आ सके। इसके जवाब में विवान बस पलटा और बास्केट की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह वास्तव में ओलंपिक के 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत सकता था। कुछ ही सेकंड बाद वह बास्केट के करीब पहुंच गया, बस गेंद से कुछ माइक्रोसेकंड पहले।
जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने समय बर्बाद नहीं किया और हवा में कूद गया। जैसे ही गेंद वहां पहुंची, विवान ने गेंद को जोर से थप्पड़ मारा। बाम, स्वूश, गेंद हवा में उड़ गई और फिर विपरीत दिशा में बैकबोर्ड पर जोर से लगी, फिर रिम पर गिरी। ये रिम के चारों ओर 2 चक्कर लगाकर अंदर गिर गई, और इस तरह विवान ने फिर से 3 अंक प्राप्त किए। इसने सभी को चौंका दिया। अब वे विवान को एक इंसान के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि एक दानव के रूप में। उसकी गति पहले से ही वर्तमान ओलंपिक के 100 मीटर रिकॉर्ड को तोड़ सकती थी। फिर जिस तरह से उसने कूद लगाई, वह ऊंचाई इतनी थी कि वह ऊंची कूद के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। वह किस तरह का व्यक्ति था? इतनी अद्भुत बास्केटबॉल कौशल और शारीरिक क्षमताओं के साथ, कोई आश्चर्य नहीं कि डेमियन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। डेमियन तुरंत निराश हो गया। उसने अंततः समझ लिया कि वह वास्तव में विवान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अगर वह पहले ही हार मान लेता तो ये बेहतर होता, बजाय इसके कि वह इस हद तक अपमानित होता। लेकिन फिर भी उसने विवान को घृणा भरी नजरों से देखा। उसने सोचा कि हालांकि ये सच था कि वह ही था जिसने विवान के कहने पर हार नहीं मानी कि वह उसके मुकाबले नहीं है, उसने कभी नहीं सोचा था कि विवान उसे इस हद तक अपमानित करेगा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों द्वारा प्रशंसा किए जाने का आदी था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों के सामने घमंड करने का आदी था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि वह एक दिन देश का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनेगा और दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंच सकेगा। लेकिन आज विवान ने उसका मजाक बना दिया। हालांकि आज मैच देखने वालों की संख्या कम थी, कौन कह सकता है कि वे उस वीडियो को नहीं फैलाएंगे जिसमें उसे इतनी आसानी से हराया गया। जैसे ही ये वीडियो फैलेंगे, उसके द्वारा वर्षों में बनाई गई प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और उसे इसे फिर से प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। ये सच है कि वह जिस प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था, वह स्पष्ट रूप से एक दानव था, लेकिन अन्य लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे और उसे मजाक बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। चूंकि वे वह नहीं थे जो हराए गए थे, वे घायल पर हंसेंगे। इसी कारण से उसने विवान से नफरत की। लेकिन इस समय वह कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे एक कड़वा हारने वाला मानेंगे। और जब तक वे उसे ऐसा मानते रहेंगे, उसकी पहले से ही खराब हुई प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उसने कोच की ओर देखा और प्रतिस्थापन के लिए कहा। हालांकि इसे अपमानजनक कहा जा सकता था, उसने सोचा कि अगर वह इस जगह से जा सके तो ये बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह अपमानित होता रहे। कोच स्पष्ट रूप से डेमियन को अपने खिलाड़ी के साथ बदलने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन डेमियन के चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी, उसे सहमत होना पड़ा, नहीं तो उसे इस खिलाड़ी के गुस्से का सामना करना पड़ता। जैसे ही वह कोर्ट छोड़ता है, डेमियन बिना जर्सी बदले ही अरेना छोड़ देता है। इस दिन वह सुनिश्चित करने वाला था कि वह शराब में डूब जाए। जब रोस्टर्स ने देखा कि डेमियन चला गया, तो उन्होंने अपने विरोधियों पर जोर से हंसना शुरू कर दिया। हा, क्या तुम लोग डेमियन के साथ इतने घमंडी नहीं थे? अब जब वह चला गया है, तो तुम क्या करने वाले हो? हे, तुमने हमें पहले राउंड में हराया क्योंकि हमारा सितारा यहाँ नहीं था। अब जब हमारा सितारा यहाँ है, तुम्हारा सितारा अपनी पूंछ के बीच में भागने के लिए मजबूर हो गया। यार, मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि हमारा सितारा डर गया। अब किसका सितारा डर गया? तुमने सोचा कि तुम हमें हरा सकते हो। सपने देखो, तुम हमेशा हमारे पीछे रहोगे जब तक तुम हमें पकड़ने की कोशिश करोगे। ये बिल्कुल सही है। तुम केवल हमारे पास इसलिए पहुंचे क्योंकि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस तरह हम तुम्हें कुछ झूठी उम्मीद दे सकते हैं कि तुम हमें पार कर सकते हो। विरोधी भी पलटवार करने लगे। वे स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उन्हें इस तरह से ताना मारा जा रहा था। उन्हें प्रतिशोध करना था, भले ही वे जानते थे कि रोस्टर्स जो कह रहे थे वह सच था। तो क्या तुम केवल अपने सितारे पर निर्भर करते हो ताकि हमें हरा सको? अन्यथा तुम हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। सही है, क्यों नहीं तुम अपने सितारे से कहते हो कि कोर्ट छोड़ दे ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ निष्पक्षता से प्रतिस्पर्धा कर सकें। निष्पक्षता से पहले क्वार्टर में तुम्हारा सितारा क्यों नहीं रुका ताकि वह हमारे सितारे का इंतजार कर सके ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें? तुम लोग बेईमान हो। ये तो दादागिरी है। तुम्हें दादागिरी करना मुझे खुशी देता है। वैसे भी क्यों नहीं तुम लोग किसी को ढूंढते हो जो हमें भी दादागिरी कर सके? बिल्कुल सही। तुम लोग थोड़ी देर पहले कितने घमंडी थे। अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बस एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हो। विवान ने इस बकवास को नजरअंदाज किया और गार्ड पोजीशन में चला गया। फिर उसने वहां खेल रहे व्यक्ति से कहा, तुम लोग अटैकिंग खेल सकते हो। डिफेंस का काम मुझे छोड़ दो। तुम लोग आक्रामक खेल सकते हो। रक्षा का काम मुझे छोड़ दो।
जैसे ही विवान ने रक्षा की स्थिति संभाली, विरोधी टीम के पास गेंद के साथ दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उनमें से कोई भी रोस्टर्स के बास्केट के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे डरते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे अपमानित हो जाएंगे और इसके परिणामस्वरूप वे बास्केटबॉल में अपनी आत्मविश्वास खो देंगे। इसके परिणामस्वरूप रोस्टर्स, जो पूरी ताकत से खेल रहे थे, ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। चूंकि विरोधी पक्ष केवल एक दूसरे को गेंद पास करने और कुछ ड्रिबल करने में सक्षम था, वे लगातार गेंद खोते रहे जबकि रोस्टर्स के दबंग हमलों का सामना कर रहे थे। अब रोस्टर्स को रक्षा की परवाह नहीं थी। जैसे ही उन्हें गेंद मिलती, वे सभी स्कोर करने के लिए दौड़ पड़ते। इससे उनके विरोधियों का पसीना और भी बढ़ गया। पहली बार अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचलने का अवसर पाकर रोस्टर्स ने इसका अधिकतम उपयोग करने का निर्णय लिया। खिलाड़ियों ने अपनी बारी बारी से खेल में भाग लेने के लिए बदलाव किए ताकि वे अपने दुश्मन को हराने का अनुभव ले सकें। ये चौथे क्वार्टर के दौरान भी जारी रहा। हालांकि कुछ लोग थे जिन्होंने बास्केट पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे विवान ने रक्षा की थी, वे सभी असफल रहे। जब चौथा और अंतिम क्वार्टर बजर की आवाज के साथ समाप्त हुआ तो रोस्टर्स निराश महसूस कर रहे थे क्योंकि वे बंधे हुए दुश्मन को और अधिक नहीं पीट सकते थे। दूसरी ओर उनके विरोधी इस बात से खुश थे कि खेल समाप्त हो गया और उन्हें अब उस दानव के साथ एक ही कोर्ट में रहने की यातना सहन नहीं करनी पड़ी। खेल का अंतिम परिणाम वास्तव में 31-87 था। चूंकि विवान ने रक्षा में खेलने का निर्णय लिया था, रोस्टर्स द्वारा स्कोर किए गए अंक पिछले 2 क्वार्टर में कम हो गए थे, लेकिन फिर भी इसे एक क्रशिंग डिफीट और रोस्टर्स के लिए एक ओवरवेलमिंग विक्ट्री माना गया। अब रोस्टर्स अंततः अपने सिर ऊंचा कर सकते थे और दावा कर सकते थे कि उन्होंने वास्तव में अपने दुश्मन को हराया है। मैच के बाद विवान को लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला। सिस्टम कार्य पूरा हुआ। पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी कौशल अब स्थायी रूप से मेजबान के पास है। वह मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर निकला। चूंकि उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया था, केवल एक चीज बाकी थी। वह था उस पैसे को प्राप्त करना जो उसे मिलना चाहिए। आखिरकार वह यहां मुफ्त में खेलने के लिए नहीं आया था। उसे अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए कुछ पैसे कमाने थे। रोस्टर्स के कोच और खिलाड़ियों ने विवान को उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन विवान ने मना कर दिया। जब उसके पास एक खूबसूरत लड़की थी जो उसे शहर में घूमने के लिए इंतजार कर रही थी, तो वह उनके साथ समय क्यों बिताना चाहता। जब कोच और अन्य ने देखा कि विवान में कोई रुचि नहीं है, तो उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका एक भयानक बैकग्राउंड है। इसलिए वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने उसके साथ खेला। लॉकर रूम में पहुंचने के बाद विवान ने स्नान किया और फिर अपने कपड़े बदल लिए। जब वह बदलने के कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि सान्या, जोनाथन और एक अनजान गंजा आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह वहां आया, जोनाथन ने आगे बढ़कर विवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे अच्छे चचेरे भाई, क्यों न मैं तुम्हारे लिए कुछ और खेलों का आयोजन करूं। जोनाथन के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। दूर हो जाओ, यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या योजना बना रहे हो। विवान ने जोनाथन को धक्का दिया। वह यह नहीं जानता था कि यह आदमी क्या सोच रहा है। उसे पता था कि जोनाथन बस उसे कुछ हासिल करने के लिए उपयोग करना चाहता है। जोनाथन द्वारा उसे अच्छे चचेरे भाई कहने के बारे में यह कब से शुरू हुआ? जब उसने उसके लिए शरीर को मजबूत करने का समाधान प्राप्त किया था, तब भी ये आदमी विवान के साथ बहस करने के लिए बेझिझक था। इसलिए इस समय इस आदमी का इतना अच्छा होना, वह पहले से ही जानता था कि यह आदमी उसे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग करने की सोच रहा है। अगर यह सच था कि जोनाथन मुसीबत में था, तो विवान उसे मदद करने में संकोच नहीं करता। लेकिन अगर वह उसे उपयोग करने जा रहा था, तो वह इसके लिए सहमत नहीं होता। वह केवल तभी मदद करेगा जब उसे ऐसा करने का मन होगा। जब सान्या ने जोनाथन के चेहरे पर दुखी अभिव्यक्ति देखी, तो वह मुस्कुराए। वह वहां थी जब जोनाथन ने बड़बड़ाया कि वह विवान की प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देगा। वह विवान के कौशल का उपयोग करना चाहता था ताकि वह अपने कुछ दुश्मनों के खिलाफ प्रतियोगिता जीत सके। जब उसने देखा कि विवान पहले से ही उसे देख रहा है, तो वह खुश हुई। आखिरकार वह नहीं चाहती थी कि उसका आदमी किसी और द्वारा उपयोग किया जाए, भले ही वे रिश्तेदार हों, है ना? एक सेकंड के लिए रुको। वह कब से विवान को अपने आदमी के रूप में संदर्भित करने लगी? सान्या की आंखें इस विचार से चौड़ी हो गईं। उसने याद किया कि यह विचार वास्तव में उसके दिमाग में जोनाथन द्वारा डाला गया था, जिसने उसे विवान की महिला के रूप में संदर्भित किया था। विवान ने सान्या को लाल होते हुए देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारा दिल आज मेरी प्रदर्शन से जीत लिया गया है? सान्या और भी लाल हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर घुमाया और ऐसा दिखाने का नाटक किया कि उसने उसे सुना ही नहीं। विवान ने खुद नहीं देखा कि वह उस पहले दिन से बदल रहा था जब वह सोमेश्वर शहर में आया था और सिस्टम प्राप्त किया था। परिवर्तन उसके सिस्टम से नहीं आ रहे थे, बल्कि खुद से आ रहे थे।
पहले जब वह रॉय परिवार के महल में रह रहा था, उसका दिल उस समय से जमी हुई थी जब उसने अपनी मां को खो दिया था। इस जीवन में किसी के लिए उसकी परवाह न होने के कारण किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की। विवान भावनाओं के मामले में सती बन गया और अपनी असली पहचान छिपा ली। लेकिन जब उसने सान्या, विलियम और अन्य से मुलाकात की तो उसने अंततः अपनी असली पहचान प्रकट करना शुरू कर दिया। ठंडी व्यक्तित्व उसकी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने बस उस वातावरण के कारण विकसित किया था जिसमें वह था। अब जब उसे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, विवान ने अंततः खुलना शुरू कर दिया। हालांकि वह अभी भी अपनी असली पहचान को पूरी तरह से बहाल नहीं कर पाया था, वह अभी भी प्रक्रिया में था और यह लंबा नहीं होगा जब तक कि वह ऐसा करने में सफल न हो जाए। अब अपने सतही मुस्कान के बजाय विवान ने वास्तविक मुस्कान देना शुरू कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से वास्तविक मुस्कान केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो इसके योग्य थे, न कि किसी के लिए भी। दुर्भाग्य से विवान को यह एहसास नहीं हुआ कि वह वास्तव में गर्म होना शुरू कर चुका था। उसके दिल में जो बर्फ थी वह पहले ही उस नृत्य के दौरान पिघलने लगी थी जब उसने पहली बार सान्या के साथ बातचीत की थी। विवान को खुद नहीं पता था कि वह परिवर्तन जो वह अनुभव कर रहा था उसका मुख्य कारण वास्तव में सान्या थी। उसके सामने उसे ऐसा महसूस होता था कि वह वास्तव में खुद हो सकता है, और यह सब सान्या के प्रति उसके द्वारा महसूस की गई परिचितता से आया था। हालांकि आज तक वह यह नहीं समझ पाया था कि यह परिचितता का कारण क्या था। विवान अकेला नहीं था जो गर्म हो रहा था। वास्तव में सान्या विवान से भी तेजी से गर्म हो रही थी। इसका कारण यह था कि उसके दिल को ढकने वाली बर्फ विवान के दिल की तुलना में छोटी थी। सान्या में ठंडक और दूरियां इस तथ्य के कारण आई थी कि वह व्यापार से संबंधित मामलों में अधिक केंद्रित थी। परिवार के व्यवसाय से संबंधित मुद्दों ने उसे अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का मौका नहीं दिया। इसलिए अपने माता पिता और दादा दादी के अलावा उसने केवल दमिनी, दीपिका, पूजा और एक अन्य लड़की जिसका नाम तान्या था के साथ बातचीत की थी। ये तान्या थी जिसके लिए सान्या ने सोमेश्वर शहर में एमिनेट ब्यूटी कंपनी शुरू की थी। जब उसने विवान से मुलाकात की तो सान्या अब केवल अपनी उज्ज्वल पक्ष को उसके सामने नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय जोनाथन जैसे लोगों के लिए उसने उनके प्रति गर्मजोशी दिखाई और कभी कभी उनके साथ मजाक भी किया। जब सान्या ने देखा कि वह थोड़ी लाल हो रही है लेकिन वास्तव में ये स्वीकार नहीं कर रही थी कि विवान ने आज उसकी दिलचस्पी को जीत लिया है, तो विवान ने सिर हिलाया और अपनी नजरें गंजे आदमी पर केंद्रित की। किसी कारण से जिसे विवान नहीं जानता था, गंजा आदमी कांप रहा था और उसकी माथे पर पसीना इकट्ठा हो रहा था जो पहले से ही बह रहा था। गंजा आदमी लगभग हर 30 सेकंड में अपने हाथ के कपड़े से अपने माथे को पोंछता रहा। विवान ने यह महसूस करने में मदद नहीं की कि क्या लॉकर रूम के अंदर का तापमान इतना अधिक था कि इस आदमी को इतनी अधिक पसीना आ रहा था, लेकिन उसने तापमान में कोई असामान्यता नहीं पाई। हालांकि यह सच था कि यह अभी भी गर्मी का मौसम था, यह भी सच था कि लॉकर रूम इतना गर्म नहीं था कि कोई वहां खड़े होकर पसीना बहाए। विवान केवल ये सोच सकता था कि यह आदमी पसीना बहा रहा था क्योंकि वह दौड़ रहा था या कुछ और। लेकिन तभी उसने एक और असामान्यता देखी। ये था कि यह आदमी विवान से इतना डरा हुआ लग रहा था। हर बार जब विवान की नजरें उस पर पड़ती, यह आदमी वास्तव में झिझकता था, जैसे कि वह डरता था कि विवान उसे पीट देगा। और किसी कारण से यह आदमी जोनाथन और सान्या की ओर चुपके से देख रहा था। विवान यह नहीं समझ पा रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। जब तक वह याद कर सकता था उसने कभी भी इस गंजे आदमी के साथ बातचीत नहीं की थी। जैसे ही वह जोनाथन से सवाल करने वाला था, जोनाथन ने उसे इस गंजे आदमी से परिचित कराने की पहल की। विवान, ये वह आदमी है जिसने मैच का आयोजन किया था और वह वही है जो तुम्हें खेल जीतने के बाद भुगतान करेगा। आखिरकार तुमने उसे एक परियोजना जितवाने में मदद की है जो कुछ अरब रुपये की है, जोनाथन ने कहा। साथ ही उसने गंजे आदमी को एक जानकार नजर दी। गंजा आदमी पहले से ही विवान के बैकग्राउंड से डरा हुआ था, और जिस तरह से वह जोनाथन के साथ बातचीत कर रहा था, उसने देखा कि विवान जोनाथन को अपने से ऊंचा नहीं मानता बल्कि उसे समान मानता है। घबराते हुए गंजा आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैं आज आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कारण मैं आपको आज यहां आने के लिए 500 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहता हूं। गंजा आदमी ने फिर कहा, मैं मिस्टर जोनाथन को यह भी बताना चाहता हूं कि आपने जो सौदा प्रस्तावित किया है उसे मैंने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। आप 60% प्राप्त करेंगे और मैं लाभ का शेष 40% लूंगा। फिर सान्या की ओर देखते हुए उसने उसे एक माफी भरी नज़र से देखा और कहा, मिस, मैं आपको अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी द रोज के 12% शेयर देना चाहता